मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी तरह जानती थी कि उसके शरीर में फैले जहर का इलाज सिर्फ स्पाइडर हर्ब से ही हो सकता है। फिर भी मेरी खातिर वह उस चालाक लड़की को अपनी जान बचाने वाली दवा देने के लिए तैयार हो गई। उसने मुझसे बस इतनी विनती की थी कि मैं उसके आखिरी दिनों तक उसके साथ रहूं। लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद जब एक बार फिर वही चुनाव मेरे सामने आया, तो इस बार मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के लाइफ सेविंग मेडिसिन खुद ही ले ली। यान मंग याओ अपने फोन में लगी सर्विलांस फुटेज को उदास नजरों से देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सपना इतना छोटा होगा। इतना बड़ा चक्कर लगाने के बाद भी वह आदमी आखिरकार उसी स्पाइडर हर्ब के लिए आया। लेकिन लू यान ने तो कहा था कि यह हर्ब उसके लिए है। फिर अब वह चुपके से खुद इसे लेने क्यों आया? क्या वह सच में इतनी भरोसे के लायक भी नहीं थी? हालांकि उसे पहले से पता था कि वह ऐसा करेगा। फिर भी जैसे ही मैंने हर्ब उठा लिया, उसके सीने में इतना दर्द क्यों होने लगा? यान मंग याओ ने तुरंत सर्विलांस फीड बंद कर दी। वह अपने घुटनों को सीने से लगाकर सिकुड़ गई और दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली। उसके पास खड़ी असिस्टेंट जोंग टिंग ने धीरे से पूछा, मिस, क्या मैं उन्हें वापस ले आऊं? यान मांग याओ ने भारी और बैठी हुई आवाज में कहा, नहीं, सब लोग उसे पूरी तरह जाने दो। जोंग टिंग ने हल्की सी सांस भरी और चुपचाप उसकी बात मान ली। उधर हर्ब लेने के बाद मैं सीधे किचन में चला गया। मुझे ऊपर क्या हुआ था इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। बस इतना महसूस हुआ कि पहली मंजिल का हॉल आज कुछ ज्यादा ही शांत था। मेडिसिन तैयार होने में करीब 1 घंटा लग गया। मेडिसिन लेकर जैसे ही मैं ऊपर जा रहा था, तभी सीढ़ियों से नीचे आती जोंग टिंग से मेरी मुलाकात हो गई। मुझे देखते ही वह हल्का सा रुक गई। आप अभी तक गए नहीं? मैंने हैरानी से भौहें सिकोड़ ली। कहाँ जाऊं? क्या मैं आज रात यहीं रुकने वाला नहीं था? जोंग टिंग की भौं हल्की सी फड़क गई। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े बाउल पर पड़ी। वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, ये क्या है? मैंने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, तुम्हारी यंग लेडी के लिए मैंने मेडिसिन बनाई है। अगर रास्ते में ठंडी हो गई तो इसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। जोंग टिंग ने मुझे गंभीर नजरों से देखा। हमारी यंग लेडी के लिए? क्या हमारी यंग लेडी बीमार है? मेरे कदम वहीं रुक गए। तो यान मंग याओ के जहर वाली बात उसके सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट को भी नहीं पता थी। ये सोचकर मैंने जोंग टिंग की तरफ थोड़ा हमदर्दी भरी नजर से देखा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जाकर सो जाओ। जोंग टिंग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर एक साथ 10,000 पॉइंट्स का डैमेज पड़ गया हो। आखिर उसकी यंग लेडी की बातों का उससे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता था? मैंने इस औरत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा यन मंग याओ के कमरे के दरवाजे तक जाकर नॉक किया। उसी समय यान मंग याओ अपने घुटनों को सीने से लगाए कमरे के कोने में सिकुड़ी बैठी थी और खुद को अंधेरे में डूबने दे रही थी। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर उसने इंटरकॉम के जरिए चिढ़कर कहा, किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं है। जोंग टिंग के कम्युनिकेटर से आती उसकी आवाज सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। इसे क्या हो गया? जोंग टिंग ने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। क्या वह ये कहे कि उसकी यंग लेडी को लगा कि मैं मेडिसिन लेकर भाग गया हूं और इसी वजह से उसने खुद को कमरे में अकेले बंद कर लिया है? वह साफ साफ समझा नहीं सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा हम दोनों ही यह बात आपस में सुलझा लें। ये सोचकर उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। मिस्टर लॉ आए हैं। 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि क्लिक, दरवाजा खुल गया। यान मंग याओ दरवाजे के बाहर खड़े मुझे खाली नजरों से देखने लगी। तुम? फिर उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़ी चीज पर गई। ये क्या है? मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। पहले मुझे अंदर आने दो, अगर ऐसे ही बाहर खड़े रहे तो सच में ठंडा हो जाएगा। यान मंग याओ एक तरफ हट गई और मुझे अंदर आने दिया। मैं बिस्तर के पास रखी टेबल की ओर गया और समझाने लगा, असल में मैं पहले तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन जब मैंने दरवाजा नॉक किया तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा तुम सो गई हो, इसलिए मैंने पहले ही स्पाइडर हर्ब से मेडिसिन तैयार कर दी। इतना कहने के बाद मैंने मेडिसिन का बाउल उठाया और उसके पास जाकर कहा, लो इसे पी लो। लेकिन यान मंग याओ ने बाउल नहीं लिया। वह बस जिद्दी नजरों से मुझे देखती रही। मेरे लिए? मैं उलझन में पड़ गया। और किसके लिए होगा? यह सुनते ही यान मंग याओ को ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी किसी रोलर कोस्टर से उतरी हो, जो दिल कुछ देर पहले पूरी तरह टूट चुका था। वह धीरे धीरे फिर से गर्म होने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे एक बात का एहसास हुआ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस मेडिसिन की जरूरत है? अगर लू यान उसके लिए मेडिसिन बना सकता था तो इसका मतलब था कि उसे उसके जहर के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने तो ये बात जोंग टिंग तक को नहीं बताई थी। तो फिर उसे ये सब कैसे पता चला? मैंने बिना चेहरे का भाव बदले झूठ बोल दिया। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं चाइनीज मेडिसिन में काफी अच्छा हूँ। आज जब मैंने तुम्हारी कलाई पकड़ी थी उसी समय मुझे सब समझ आ गया था। जल्दी से मेडिसिन पी लो, अगर ठंडी हो गई तो इसका असर अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी यान मंग याओ ने मेडिसिन नहीं ली। आज रात मेरे बदले हुए व्यवहार को याद करते हुए उसे लगा कि शायद उसने सच्चाई समझ ली है। क्या सिर्फ इसी वजह से तुम्हारा मेरे प्रति रवैया अचानक बदल गया? उसके मन में जो सच्चाई धीरे धीरे बन रही थी, उसी ने उसकी अभी अभी लौटी हुई खुशी को फिर से गहरे अंधेरे में धकेल दिया। तो वह सिर्फ इसलिए अच्छा बन रहा था क्योंकि यह मेडिसिन उसी पर इस्तेमाल होनी थी। मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। तुम क्या कह रही हो? यन मंग याओ ने उदास होकर कहा, जब मैं यह
अब मेडिसिन पी लूंगी और मेरा जर पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तब तुम्हारे दिल का गिल्ट भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम मुझसे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ दोगे। मेरे चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे एक छोटे से झूठ की वजह से वह इतनी ज्यादा ओवर थिंक करने लगेगी। कुछ पल के लिए मुझे हंसी भी आई और झुंझलाहट भी हुई। अगर मुझे सच में तुमसे रिश्ता खत्म करना होता तो मैं बस तुम्हें मेडिसिन देकर चला जाता, फिर मैं तुम्हारे साथ रहने का वादा क्यों करता? यान मंग याओ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है? यान मंग याओ ने कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, मुयान, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही ऐसे इंसान हो जो मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहने देते। वह हमेशा से हेवन की सबसे फेवर्ड डॉटर रही थी, लेकिन मेरी वजह से वह बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। यहाँ तक कि वह ऐसी औरत से भी जलने लगी थी जो लगभग हर बात में उससे कम थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस औरत ने लगभग मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इस बार मैं काफी देर तक चुप रहा, फिर बिना कुछ और समझाए मैंने मेडिसिन का बोल उसकी तरफ बढ़ा दिया। खैर, मेडिसिन तो तैयार हो चुकी है। सुलिनियन की माँ के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ये नहीं है। अगर तुम इसे नहीं पियोगी तो ये सच में बेकार चली जाएगी। इस बार यन मंग याओ ने मना नहीं किया, लेकिन उसके दिल पर अब भी उदासी की परछाई छाई हुई थी। उसे लगा कि मेरा बात बदल देना और मेरा रवैया उसके लिए किसी डेथ सेंटेंस से कम नहीं था। अगर यही लुयान चाहता था तो वह अब कभी उसकी जिंदगी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने पूरा हर्बल मेडिसिन पी लिया। मेडिसिन खत्म होते ही उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ गईं। उधर मेरी आंखों और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने पूछा, बहुत कड़वी है? यान मंग याओ ने होठों का किनारा पोंछते हुए कहा, ठीक है, इतनी भी नहीं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे लिए कैंडी तैयार रखनी चाहिए थी। ये सुनकर यान मंग याओ हंस पड़ी। जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक एहसास हुआ कि मैंने जो अभी कहा वह लुयान जैसा बिल्कुल नहीं लगता था, और अगर वह सच में उसे छोड़ना चाहता तो उसके लिए इतना सब कभी नहीं करता। वह सिर उठाकर इस बात की पुष्टि कर पाती। उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अचानक एक परछाई आकर रुक गई। मैं उसके बिल्कुल करीब झुक गया। मैंने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया, फिर धीरे से कहा, तो फिर इस कड़वाहट का थोड़ा हिस्सा मुझे भी बांट लेने दो। इतना कहकर मैंने उसके होठों को चूम लिया। यान मिंग याओ की आंखें अचानक फैल गईं। ऐसा लगा जैसे एक पल में उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर गई हों। एक हल्की सी गर्माहट सीधा उसकी आत्मा तक पहुंच गई। बेडरूम का माहौल धीरे धीरे और भी ज्यादा रोमांटिक और एम्बिगुअस होता चला गया। उस किस ने हम दोनों की भावनाओं को पूरी तरह हिला दिया। कुछ ही देर बाद हम दोनों साथ में उस मुलायम बेड पर गिर पड़े। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी थोड़ी सी समझदारी वापस पाई। फिर मैंने धीरे से कहा, तुमने अभी अभी मेडिसिन पी है, पहले आराम से लेट जाओ और रेस्ट करो। लेकिन यान मिंग याओ की आंखों में अब भी गहरी चाहत भरी हुई थी। वह मुझे दीवानों की तरह देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुयन, मैंने तुम्हें पहले ही जाने का मौका दिया था, लेकिन तुम खुद वापस लौट कर आए हो। अगर उसने मुझे कभी पाया ही ना होता तो वह खुद को तकलीफा देना पसंद करती, लेकिन मुझे एक बार भी उदास नहीं देख सकती थी। लेकिन अब जब वह सच में मुझे पा चुकी थी तो वह मुझे दोबारा कभी जाने नहीं देगी, चाहे लू यान उससे प्यार करे या न करे। अब उसे कभी भी उसके पास से जाने का अधिकार नहीं होगा। उसे अपनी तरफ झुकते देखकर मैंने धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा, फिर उसे हल्के से वापस बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने उसके ऊपर अच्छी तरह ब्लैंकेट उड़ा दी। उसके बाद मैं बेड के पास रखी चेयर पर बैठ गया। मैंने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, अच्छी बच्ची की तरह आराम करो, इससे तुम्हारा शरीर जल्दी रिकवर करेगा। यान मंग याओ मुझे खाली नजरों से देखती रही। उसने अपने लाल होंठ हल्के से भींचे, फिर जैसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसी समय मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि आंखें तक खोलने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए मैं उसकी बात साफ साफ सुन ही नहीं पाया और उसकी आंखों में छिपी लगभग पागलपन की हद तक पहुंच चुकी ऑब्सेशन और पॉसेसिवनेस को भी नहीं देख सका। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि यान मंग याओ बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक की। जब मुझे यकीन हो गया कि उसके शरीर का जहर पूरी तरह खत्म हो चुका है, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि वह पूरी रात बिल्कुल नहीं सोई? क्या वह सारी रात बस मुझे ही देखती रही? ये सोचकर मैंने सीधे उससे पूछ लिया, क्या तुम पूरी रात नहीं सोई? यान मंग याओ काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं डर गई थी। मुझे डर था कि ये सब सिर्फ एक सपना है और जब मेरी आंख खुलेगी तो सब कुछ गायब हो जाएगा। मैंने मन ही मन हल्की सी सांस भरी, फिर नरम आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी ये बात सुनकर यान मिंग याओ का दिल जोर से कांप उठा। उसने दोनों बाहें फैलाकर मुझे कसकर गले लगा लिया। ये बात तुमने खुद कही है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैंने ही कही है। इतना कहने के बाद मैंने उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी। अब मुझे उठना होगा, लेकिन यान मंग याओ ने मुझे छोड़ने के बजाय और भी कसकर पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने माथा दबाते हुए कहा, क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है या फिर एक ही रात में तुम पहले से भी ज्यादा क्लिंगी हो गई हो? बेशक, मैं कंपनी जा रहा
हूँ, तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि मेरी पोजीशन पर कितना काम रहता है। यन मंग याओ के होंठ हल्के से हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर भी मैंने तुरंत समझ लिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने जानबूझकर उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहा, अरे मैं तो लगभग भूल ही गया था, सु लिनियन अभी भी कंपनी में है। ये सुनते ही यान मंग याओ ने मुझे और भी जोर से पकड़ लिया। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी। उसे इस हालत में देखकर मैं मुस्कुरा दिया। अगर तुम मुझे कंपनी ही नहीं जाने दोगी तो मैं उसे नौकरी से कैसे निकालूंगा? यान मंग याओ पूरी तरह हैरान रह गई। क्या कहा तुमने? मैंने एक एक शब्द साफ बोलते हुए दोहराया। तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा, मैं सु लिनियन को कंपनी से निकालने जा रहा हूँ। क्या इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यान मंग याओ को ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी सपना देख रही हो। नाश्ता करने के बाद यान मंग याओ जिद करने लगी कि वह भी मेरे साथ कंपनी जाएगी, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे वापस बेड पर लिटा दिया। उसके घर से निकलने के बाद मैं सीधा सड़क किनारे खड़ी एक मेबाच की तरफ बढ़ गया। जैसे ही असिस्टेंट शेन बिंग बिंग ने मुझे आते देखा, वह तुरंत ड्राइवर सीट से उतर गई। उसने आदत के मुताबिक पीछे का डोर खोल दिया। प्रेसिडेंट लू, मैंने हल्के से सिर हिलाया और कार में बैठ गया। कंपनी जाते समय शेन बिन बिन बार बार रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। हालांकि मेरी आंखें बंद थीं, फिर भी मैं उसकी लगातार पड़ती नजरों को नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने आंखें बंद रखते हुए ही कहा, अगर कुछ पूछना है तो सीधे पूछ लो। शेन बिन बिन ने हल्का सा गला साफ किया। प्रेसिडेंट लॉ की प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट लॉ खुद बताना चाहें तो आपकी स्पेशल असिस्टेंट होने के नाते मैं ध्यान से सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं लगभग खांस पड़ा। क्या मैं अपनी एम्प्लॉइज के साथ जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली रहता हूँ? भला कौन सी स्पेशल असिस्टेंट अपने बॉस को इस तरह चिढ़ाती है? हालांकि मैंने ये बात उससे छिपाने की कोई जरूरत नहीं समझी। मैंने सीधे कहा, मेरा और सु लिनियन का ब्रेकअप हो चुका है। अब मेरी गर्लफ्रेंड यन मंग याओ है। आगे से जब भी तुम उसे देखो तो यही बात याद रखना। हालांकि उसे पहले से थोड़ा अंदाजा था, लेकिन मेरे मुंह से यह बात सुनकर शेन बिम्बिन फिर भी हैरान रह गई। फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में सच्ची राहत दिखाई दे रही थी। कंग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट लॉ। एक बात है जो मैं बहुत समय से कहना चाहती थी। उसी समय बाहर रश ओवर ट्रैफिक चल रहा था। शेन बिम्बिन ने ब्रेक दबाया और उसके विचार भी पहले से ज्यादा साफ हो गए। अब जब उसे पता चल चुका था कि उसका बॉस सच में आगे बढ़ चुका है तो उसके मन में अब कोई झिझक नहीं बची। उसने कहा, मैं हमेशा से महसूस करती थी कि डायरेक्टर सु आपके लायक नहीं थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि आपने उसे क्यों चुना और क्यों आपने यान मंग याओ जैसी औरत को नजरअंदाज किया जो हर मामले में उससे बेहतर है और पूरे दिल से आपसे प्यार करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपने अपना फैसला बदल लिया। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, मैंने धीरे से कहा। कुछ भी देर नहीं हुई, लेकिन हम पहले ही एक पूरी जिंदगी खो चुके थे। अगर मुझे दोबारा जन्म न मिला होता तो जैसा यान मंग याओ ने कहा था, अगले जन्म में भी हमारे मिलने का कोई मौका नहीं होता। जहां तक बात है कि मैंने पहले सु लिनियन को क्यों चुना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं अंधा था या फिर मैंने हर तरह से बेहतरीन औरत को छोड़कर उसे कमतर किसी को चुन लिया था। असल सच्चाई ये थी कि मेरे और सु लिनियन के बीच प्यार की शुरुआत हमारी एंशिएंट लाइफ इनकार्नेशन में ही हो चुकी थी। हम दोनों ने प्यार के लिए साथ मरना भी स्वीकार कर लिया था और मेरा जन्म अपनी पहली जिंदगी की सारी यादों के साथ हुआ था। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड में आने के बाद मैं उसे ढूंढने की कोशिश न करता, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और मैं किसी दूसरी औरत को मौका भी नहीं दे सकता था, क्योंकि मेरे लिए प्यार में वफादारी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन पिछली जिंदगी में जब मैं सु लिनियन को ढूंढकर उसके पास पहुंचा तो मैंने कभी उसकी मुश्किल परिस्थितियों को नीचा नहीं समझा। मैंने उसे हमेशा दिलासा दिया। मैंने कहा कि तुम सिर्फ इसलिए इतना कष्ट झेल रही हो क्योंकि तुम्हें हमारी पिछली जिंदगी की यादें नहीं है। मैं उसे अपनी कंपनी में लेकर आया, धीरे धीरे उसे प्रमोट करते हुए कंपनी की सेकंड इन कमांड बना दिया। वह एक बड़े अमीर परिवार की इलेजिटिमेट डॉटर थी। मैंने उसकी हर तरह से मदद ताकि वह अपने परिवार में वापस लौट सके, अपनी असली पहचान और स्टेटस वापस पा सके। मैंने उसके फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए भी दिन रात मेहनत की। लेकिन आखिर में मुझे बदले में क्या मिला? इतना दर्दनाक अंत। जब मुझे वह कसम याद आती है जो हमने प्यार के लिए मरते समय खाई थी कि हम 3 जन्मों तक एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे और मौत तक एक दूसरे से प्यार करेंगे, तो अब वह सब एक मजाक जैसा लगता है। मैंने कार की विंडो से बाहर तेजी से पीछे छूटते नजारों को देखा। मेरे दिल में आने वाले समय के लिए हल्की सी उम्मीद भी थी और इंतजार भी। सु लिनियन, पिछले 2 जन्मों और इस जन्म का जो कर्ज तुम पर है, इस बार मैं वह पूरा हिसाब वसूल करूंगा। कंपनी पहुंचने के बाद मैंने रास्ते में मिलने वाले एम्प्लॉइज के ग्रीटिंग्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सीधे प्रेसिडेंट के प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। टॉप फ्लोर का बटन दबाते हुए मैंने शेन बिंग बिंग से कहा, सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इन्फॉर्म कर दो, आधे घंटे बाद मेन कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होगी। और यह भी चेक करो कि सु लिनियन कंपनी पहुंची है या नहीं। अगर नहीं पहुंची तो उसे कॉल करके यहाँ आने के लिए कहो। थोड़ा रुकने के बाद मैंने आगे कहा, चाहे वह हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो, उसे लेकर यहाँ आओ। शेन बिम्बिन ने सिर हिलाकर हामी भर दी। मेरे बदले की शुरुआत यहीं से होने वाली थी और इस बदले का पहला कदम
कदम था, सुलिनियन को कंपनी से बाहर निकालना। अगर वह मुझे सीढ़ी बनाकर मेरी मेहनत और मेरी संपत्ति का इस्तेमाल अपने परिवार में वापस लौटने के लिए करना चाहती थी, तो अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं उसे यह मौका देता भी हूँ या नहीं। मैं यही सोच रहा था कि तभी ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने हाथ में पकड़ी फाइल नीचे रखी और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजा खुलते ही सामने सुलिनियन खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही थी। लू यान, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। कल रात तुम्हें क्या हो गया था? मैंने आंटी से सुना कि तुम पूरी रात घर नहीं आए। क्या तुम सच में पूरी रात यान मंगयाओ के साथ थे? उसके आखिरी सवाल में जलन साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजर सीधे उसके मोटी सफेद बैंडेज से लिपटे हाथ पर गई। मैंने पूछा, तुम्हारा हाथ कैसा है? अपनी चोट याद आते ही सू लिनियन की आंखें तुरंत उदास हो गईं। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं उसकी चिंता कर रहा हूं, वह फिर से मुझ पर सिंपैथी कार्ड खेलने लगी। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैंने बस बैंडेज करवाई और यहाँ आ गई। तुम्हें भी मेडिसिन की समझ है ना? जरा देखो क्या ठीक से ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं। मैं बिना कुछ बोले उसके पास से निकल गया और एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। सुलिनियन भी जल्दी जल्दी मेरे पीछे चलने लगी। अब जब मुझे उसकी असली सच्चाई पता चल चुकी थी, तो उसके साथ एक ही बंद जगह में खड़ा होना भी मुझे असहज महसूस करा रहा था। अच्छी बात यह थी कि टॉप फ्लोर से कॉन्फ्रेंस रूम वाला फ्लोर ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही सुलिनियन दोबारा बात शुरू करने वाली थी, उसी समय टिंग, एलिवेटर रुक गया। मैं बाहर निकला और गहरी सांस लेकर ताजी हवा अंदर खींची। मैं सीधे कॉरिडोर के आखिर में बने मेन कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। शेन बिम्बिंग पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मेरे लिए दरवाजा खोलते हुए कहा, प्रेसिडेंट लॉ, सभी लोग आ चुके हैं। सुलिनियन ने शक भरी नजरों से शेन बिम्बिंग की तरफ देखा। न जाने क्यों आज उसे लग रहा था कि शेन बिम्बिंग उसे कुछ अजीब नजरों से देख रही है। शेन बिम्बिंग ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। वह अभी अभी इकट्ठा किए गए डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की निगरानी भरी नजरों के बीच मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। मैं शांत भाव से कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड सीट तक गया और बैठ गया। धड़ाम, मैंने फोल्डर जोर से कॉन्फ्रेंस टेबल पर फेंक दिया, जिससे वहां बैठे सभी एग्जीक्यूटिव्स बार बार उसकी तरफ देखने लगे। मैंने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए अपनी ठुड्डी सहारा दी और कहा, आज मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिव्स की पोजीशन में बदलाव की घोषणा करनी है। इतना कहकर मैंने अभी अभी बैठी सू लिनियन की तरफ देखा। डायरेक्टर रहते हुए डायरेक्टर सू ने अपने पद का दुरुपयोग किया और कई बार कंपनी फंड्स का मिस अप्रोप्रिएट किया, जिससे कंपनी के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा। पूरी तरह विचार करने के बाद फैसला लिया गया है कि कंपनी उनके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत समाप्त करेगी। थोड़ा रुककर मैंने फिर से हैरान बैठी सुलिनियन की तरफ देखा। डायरेक्टर सू, आप खुद इस्तीफा देंगी या फिर कंपनी आपको डिसमिस करे? मेरे इतना कहते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम शांत हो गया। सिर्फ सुलिनियन ही नहीं, बाकी सभी एग्जीक्यूटिव्स भी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना। सबके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि शायद इस कपल के बीच कोई बड़ा झगड़ा हो गया है। कुछ लोग मन ही मन खुश थे, जबकि कुछ माहौल संभालने की कोशिश करने लगे। एक एग्जीक्यूटिव बोला, प्रेसिडेंट लू, क्या ये सजा कुछ ज्यादा कठोर नहीं है? दूसरे ने भी कहा, भले ही डायरेक्टर सू से गलती हुई हो, लेकिन उन्होंने कंपनी के लिए बहुत योगदान भी दिया है। उनके नेतृत्व में सेल्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस लगातार बेहतर हुई है। और जहां तक कंपनी फंड्स के मिस अप्रोप्रिएशन की बात है, वो तो पुरानी बात हो चुकी है। डायरेक्टर सू पहले ही पूरा पैसा वापस कर चुकी है। क्या उन्हें किसी दूसरी तरह की सजा नहीं दी जा सकती? मैंने बोलने वाले आदमी की तरफ देखा। मुझे मानना पड़ा कि सू लिनियन वाकई काबिल थी। कंपनी ज्वाइन किए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी उसने पुराने सीनियर एग्जीक्यूटिव जाओ युआन को अपने पक्ष में बोलने के लिए तैयार कर लिया था। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, डायरेक्टर जाओ युएन, क्या आपका मतलब है कि सेल्स डिपार्टमेंट की सारी अचीवमेंट सिर्फ डायरेक्टर सू की वजह से है और कंपनी फंड्स का मिस अप्रोप्रिएट जैसा गंभीर अपराध भी बस ऐसे ही नजरअंदाज कर देना चाहिए? यही कहना चाहते हैं आप? झाओ युआन के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन सू लिनियन की विनती भरी नजर देखकर उसने हिम्मत जुटाई और फिर बोला, प्रेसिडेंट लू, सभी जानते हैं कि पति पत्नी या कपल के बीच मतभेद होना सामान्य बात है। मुझे बस डर है कि अगर आप दोनों ज्यादा जिद करेंगे तो बाद में इस रिश्ते को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं हल्का सा ठंडा हंसा। तो फिर मुझे आपकी चिंता के लिए धन्यवाद कहना चाहिए? जाओ युएन ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लेकिन वह फिर भी मुझे समझाने ही वाला था कि मैंने उसे बीच में रोक दिया। डायरेक्टर झाओ, इस कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ या आप? ये सुनते ही झाओ युआन तुरंत चुप हो गया। उसने बेबस होकर
सुलिन्यान की तरफ देखा। वहीं सुलिन्यान मन ही मन उसे निकम्मा कहकर कोस रही थी और अब उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ मुझ पर टिकी थी। अगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को डिसमिस करने के लिए फॉर्मल मीटिंग करना और सभी की राय सुनना जरूरी ना होता तो मैं इस पूरी प्रोसेस की भी जहमत नहीं उठाता। मीटिंग खत्म होने और बाकी एग्जीक्यूटिव्स के चले जाने के बाद सुलिन्यान तुरंत अपनी सीट से उठी और मेरे सामने आकर हल्का सा झुक गई। उसके इस झुकने से उसके शरीर की आकर्षक एस कर्व साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक उंगली से मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपनी बेहद सेक्सी हल्की सी लुभाने वाली आवाज में कहा, मुयन, मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं हल्का सा हंसा। तुमने कंपनी फंड्स का मिस अप्रोप्रिएट किया और अब कंपनी छोड़ रही हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुलिन्यान ने भौहें सिकोड़ ली। तुम जानते हो मैं ये नहीं पूछ रही। अगर तुम सिर्फ उसी बात से नाराज होते तो इतने समय तक इंतजार नहीं करते और तुम खुद मेरे लिए मिसिंग फंड्स भी वापस नहीं भरते, है ना? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे की मुस्कान लगभग टूट गई। क्या वो मुझे याद दिला रही थी कि मैं पहले कितना बेवकूफ था? मैंने अपनी बाहें मोड़ ली। हालांकि मैं अब भी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन मेरी नजरें पूरी तरह तिरस्कार से भरी हुई थी। तुम सच में वजह जानना चाहती हो? जब मैं तुमसे प्यार करता था तब तुम्हें आसमान पर बिठा सकता था, लेकिन अब जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? सुलिन्यान ने अचानक अपनी मुट्ठियां भीरी। उसका सीना गुस्से से तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। मुयान, सबसे पहले मेरे पीछे तुम ही पड़े थे और अब तुम बस यूं ही मुझसे प्यार करना बंद कर सकते हो? तो अब तुम किससे प्यार करते हो? यान मेंग्याओ। मेरे चेहरे पर साफ झुंझलाहट थी। उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और खुद को विक्टिम की तरह दिखाने की कोशिश मत करो। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुमने सच में मुझसे प्यार किया था या फिर मैं सिर्फ फैमिली में वापस लौटने का तुम्हारा एक टूल था? इस सवाल का जवाब सबसे अच्छी तरह तुम खुद जानती हो सुलिन्यान। मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन तुमने जो मेरा कर्ज चढ़ाया है उसे तुम इस जिंदगी में कभी नहीं चुका पाओगी। ये सुनकर सुलिन्यान के दिल में हल्का सा अपराध बोध पैदा हुआ, लेकिन मेरी आखिरी बात सुनते ही उसे एहसास हुआ कि शायद इसके पीछे कोई और भी बात छिपी हुई है। वह कुछ पूछने ही वाली थी कि मैंने उसे एक तरफ धक्का दे दिया। अपना रेजिग्नेशन खुद सबमिट करो, मुझे अपनी बात दोबारा मत कहलवाना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। बाकी एग्जीक्यूटिव्स को लगा था कि दोनों बंद कमरे में बात करके मामला सुलझा लेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट उन्होंने देखा कि सू लिनियन अपना सामान लेकर कंपनी बिल्डिंग से पूरी तरह खोई हुई हालत में बाहर निकल रही थी। कुछ ही देर में पूरी कंपनी में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। उधर जब यान मेंग्याओ की आंख खुली तो उसने देखा कि व्हाइट कोट पहनी एक महिला जोंगटिंग से बात कर रही थी। जैसे ही जोंगटिंग ने यान मेंग्याओ को जागते देखा, वह तुरंत उसके पास दौड़ कर आ गई। यान शिंगयू भी चलते हुए बेड के पास आई। वह सनफ्लावर सीड्स खाते हुए यान मेंग्याओ की पल्स चेक करने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पॉइजन पूरी तरह खत्म हो चुका है। कल जब तुमने कहा था कि मेडिसिन किसी और को दे रही हो, तब तो मेरी जान ही निकल गई थी, लेकिन बाद में तुमने अचानक अपना फैसला कैसे बदल लिया? यान मेंग्याओ अभी जवाब देने ही वाली थी कि जियांग टिंग पहले ही बोल पड़ी। मिस्टर लू ने फैसला किया था कि मेडिसिन मिस को ही दी जाएगी और अब मिस्टर लू और हमारी मिस एक साथ हैं। इतना कहते ही जियांग टिंग को अचानक पिछली रात याद आ गई। जब उसने मुझे दया भरी नजरों से देखा था, उसे तुरंत थोड़ा बुरा महसूस हुआ। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, मिस, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपको पॉइजन दिया गया था? यान शिंगयू ने आंखें घुमाई और बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ आना चाहती थी? मैं तो सिर्फ तुम्हारी चिंता में आई थी। फिर उसने पूछा, लेकिन वो आदमी तो पहले पूरी तरह सुलिन्यान के पीछे पागल था, अब अचानक वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी आ गया। क्या तुम्हें जरा भी शक नहीं होता कि उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव हो सकता है? यान मेंग्याओ की आंखों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने पूरी दृढ़ता से कहा, अगर उसका कोई मोटिव भी है तो क्या हुआ? वो जो भी चाहेगा मैं खुशी खुशी उसे सब कुछ दे दूंगी, यहाँ तक कि अपनी जान भी। ये सुनते ही यन शिंगयू खुद को गाली देने से नहीं रोक पाई। क्या तुम पागल हो गई हो? हर बात पर अपनी जान देने की बात करती रहती हो। क्या तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है? जियांग टिंग तुरंत उसके लिए चाय का एक कप ले आई और बड़े ध्यान से उसके कंधों की मसाज करने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि अपनी यंग मिस की कजन के अलावा उसी जनरेशन में और कौन था जो उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करता। कई कप चाय पीने के बाद भी यान शिंगयू का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ। आखिरकार उसने टी कप मेज पर रखा, अपना कॉलर ठीक किया और बोली, ठीक है, जब तक तुम ठीक हो मैं निश्चिंत हूँ। लैब में मेरे पास काम का पहाड़ लगा हुआ है, मैं चलती हूँ, मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। हालांकि यान शिंगयू ने साफ कहा था कि उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी जियांग टिंग ने किसी
को उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भेज दिया। यान शिंगयू के जाने के बाद यान मेनग्याओ उठी और पूरे विला में चारों तरफ नजर दौड़ाई। खाली विला देखकर उसके दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। हालांकि लुयान यहाँ सिर्फ एक रात ही रुका था। ये सोचकर उसने झोंगटिंग की तरफ देखा और कहा, कार तैयार करो। वो एक पल के लिए रुकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अपने बॉयफ्रेंड को ऑफिस से पिक करने जा रही हूँ। दूसरी तरफ सुलिन्यान का रेजिग्नेशन लेटर मिलने के बाद मैंने कंपनी में कुछ पर्सनल एडजस्टमेंट्स किए। उसके बाद हमेशा की तरह अपने ऑफिस में बैठकर काम संभालने लगा। शाम को ऑफ ड्यूटी का समय हुआ तो मैंने अपनी कनपटियां दबाई और फोन उठाकर देखा। फोन पूरी तरह सुलिनियन और उसके भाई के कॉल्स और मैसेजेस से भरा पड़ा था। मैंने उन्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझी, सीधे सब डिलीट कर दिए और दोनों को ब्लॉक भी कर दिया। पब्लिक फिगर होने की वजह से सुशी ने खुद को सिर से पैर तक अच्छी तरह डिस्गाइज कर रखा था। यहाँ तक कि उसके सबसे बड़े फैंस भी शायद उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन मैंने उसे एक नजर में पहचान लिया। सुलिन्यान ने कई बार कंपनी फंड्स का मिस अप्रोप्रिएट सिर्फ इसलिए किया था ताकि सुशी के लिए रिसोर्सेज जुटा सके और उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का स्टार बना सके। आखिरकार सू फैमिली में वापस लौटने के लिए सुशी उसका दूसरा बार्गेनिंग चिप था, क्योंकि इंपीरियल कैपिटल की सू फैमिली खुद एंटरटेनमेंट बिजनेस में थी। ऐसे में अगर फैमिली के हेड के पास एक पॉपुलर यंग सेलिब्रिटी बेटा हो, चाहे वह इलेजिटिमेट सन ही क्यों ना हो, फिर भी उसकी अपनी वैल्यू होती है। सुशी तेजी से मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। ब्रदर इन लॉ, आपने मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए? आप और मेरी सिस्टर के बीच आखिर हुआ क्या है? आपने उन्हें रिजाइन क्यों करवा दिया? उसी समय यान मेनग्याओ कार से उतरने ही वाली थी कि उसने मुझे बाहर आते हुए देख लिया, लेकिन जैसे ही उसने सुशी की बातें सुनी, उसका हाथ कार का डोर खोलते खोलते वहीं रुक गया। ड्राइवर सीट पर बैठी जोंगटिंग पीछे मुड़ी और बोली, मिस, आपने सुना? मिस्टर लू ने सू लिनियन को कंपनी से निकाल दिया। लगता है वो सच में अब आपके साथ रहना चाहते हैं। इतना कहते हुए उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन उसने पाया कि यान मेंग्याओ के चेहरे पर वैसी खुशी बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने सोची थी। असल में यान मेंग्याओ को सुबह से ही पता था कि मैं सुलिन्यान को डिसमिस करने वाला हूँ। उसे जिस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया वो था सू शी का मुझे ब्रदर इन लॉ कहना। उसका ध्यान पूरी तरह उसी बात पर अटक गया था। उसके दिल में जलन की लहरें उठने लगी थी। मैंने तुरंत सुशी का हाथ झटक दिया। तुम्हें तो पहले से पता है कि उसने रेजिग्न किया है, क्या उसने तुम्हें वजह नहीं बताई? सुशी कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे मेरा यह रूप बिल्कुल अजनबी लग रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो सब तो आपकी मंजूरी से ही हुआ था। मेरी सिस्टर ने कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है, उनका कंट्रीब्यूशन भी है। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं क्या करता हूँ, उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो जाओ लेबर ब्यूरो में मेरी शिकायत कर दो। अब रास्ते से हट जाओ, मुझे अपनी बात दोबारा मत कहलवाना। ये सुनते ही सुशी के दिल में घबराहट दौड़ गई। ब्रदर इन लॉ, मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। कौन ब्रदर इन लॉ? सुलिनियन और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। आइंदा मुझे इस नाम से मत बुलाना, मेरी गर्लफ्रेंड गलत समझ सकती है। मेरी ये बात सुनकर सिर्फ सुशी ही नहीं बल्कि आसपास खड़े सभी एम्प्लॉयज भी हैरान रह गए। सबकी आंखें सदमे से फैल गईं। पहले ही सबको अंदाजा हो गया था कि प्रेसिडेंट लू और सुलिनियान का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि उनकी नई गर्लफ्रेंड भी है तो कई एग्जीक्यूटिव्स के मन में चिंता पैदा हो गई। अभी अभी तो सुलिनियान गई है, क्या अब एक और आ गई? मेरी हैसियत की वजह से सबके मन में हमेशा यही धारणा रहती थी कि मैं जब भी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता हूँ तो जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। उसी समय भीड़ में अचानक हैरानी भरी आवाजें गूंज उठी। वो कौन है? कितनी खूबसूरत है? क्या वो कोई सेलिब्रिटी है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। एक एम्प्लॉई अचानक बोला, मैंने उसे देखा है, मुझे लगता है वो पहले भी हमारी कंपनी आई थी। जैसे जैसे चर्चा बढ़ती गई सबकी नजर उस लड़की पर टिक गई जो धीरे धीरे हमारी तरफ चली आ रही थी। वो थी यान मेनग्याओ। हर किसी के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। युन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर यहाँ क्यों आई है? क्या किसी बिजनेस कोऑपरेशन के लिए? लेकिन अगर ऐसा है तो ऑफिस छुट्टी के समय क्यों आई? जब तक लोग इसका जवाब सोच पाते, यान मेनग्याओ सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। उसने मेरी तरफ चमकती हुई मुस्कान के साथ देखा और पूछा, चलें, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज अविश्वास में एक दूसरे को देखने लगे। हर किसी के मन में एक ही अनुमान पैदा हुआ। मैंने सुशी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, या यूं कहें जिस पल यान मेनग्याओ वहां आई उसी पल से मेरी नजरें उसके चेहरे से हटी ही नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यान मेनग्याओ ने हल्के से सिर झुका लिया और शर्माते हुए मुस्कुराई। मैं अपने बॉयफ्रेंड को ऑफिस से पिक करने आई हूँ, बस। उसका ये एक वाक्य लगभग पब्लिक डिक्लेरेशन बन गया। भीड़ तुरंत शोर से गूंज उठी। तो सच में प्रेसिडेंट लू की नई गर्लफ्रेंड वही है? मैं भी मुस्कुरा दिया। चलो। अचानक सुशी फिर आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरी सिस्टर को चीट कर रहे हो। मेरी सिस्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसे इस्तेमाल करने के बाद अब तुमने उसे छोड़ दिया।
तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सुशी को इस तरह हिस्टीरिया में देखकर आसपास खड़े सभी लोग अनजाने में उससे थोड़ा दूर हट गए। कोई फुसफुसाया, ये आदमी कौन है? पूरी तरह पागलों जैसी हरकत कर रहा है। दूसरा बोला, अरे ये तो डायरेक्टर सू का भाई है ना। डायरेक्टर सू को तो कंपनी से निकाला जा चुका है। एक और एम्प्लॉई ध्यान से उसे देखने लगा। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता ये किसी सेलिब्रिटी जैसा दिखता है? अचानक किसी को याद आया, रुको, ये तो एक्टर सुशी जैसा दिख रहा है और दोनों का सरनेम भी सू है। क्या ये दोनों सच में भाई बहन है? जैसे ही सुशी को एहसास हुआ कि किसी ने उसे पहचान लिया है, उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने मुझे नफरत भरी नजरों से घूरा, फिर मुड़कर वहां से चला गया। मैं यान मेनग्याओ की कार में बैठ गया। विंडो नीचे करते हुए मैंने शेन बिम्बिंग की तरफ देखा। मेरे लिए एक काम करो, हुआक्सिन एंटरटेनमेंट के चेयरमैन मेंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स छोड़ने का सोच रहे हैं, उनसे कांटेक्ट करो और उनके हाथ में जितने भी शेयर्स हैं उन्हें मेरे नाम से खरीद लो। हुआक्सिन एंटरटेनमेंट का हेडक्वार्टर शेनशी में था और वही एंटरटेनमेंट कंपनी थी जिसके साथ सुशी साइंड था। शेन बिम्बिंग थोड़ी हैरान हुई। उसे समझ नहीं आया कि मुझे चेयरमैन मेंग के बोर्ड छोड़ने की योजना के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं, बस सिर हिलाकर हामी भर दी। जोंगटिंग ने शेन बिंगबिंग को जाते हुए देखा। कार स्टार्ट करते हुए उसने रियर व्यू मिरर में देखा और पूछा, मिस, हम युक्सिंग चले या D1? युक्सिंग यन मेंग्याओ का रेजिडेंस था और D1 मेरा घर था। दोनों ही शेनशी के सबसे महंगे इलाके में स्थित थे। यान मेंग्याओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे मुझसे जवाब मांग रही थीं। मैंने शांत स्वर में कहा, D1। यान मेंग्याओ ने हल्की सी की आवाज निकाली। उसके लहजे में साफ निराशा झलक रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठी झोंगटिंग ने मन ही मन खुद को कोसा। मैंने पूछा ही क्यों? सीधे युक्सिंग ले जाती तो क्या बिगड़ जाता? अब बाद में मिस कहीं अपना गुस्सा मुझ पर ही न निकाल दें। लेकिन पीछे बैठे हम दोनों में से किसी ने भी झोंगटिंग की इस दुविधा पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने यान मेंग्याओ की तरफ देखा। उसके कान मानो उदासी से झुक गए हों। उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, तुम नहीं चाहती कि मैं वापस जाऊं? यान मेंग्याओ ने मेरी तरफ बड़ी मासूमियत और बेचारगी भरी नजरों से देखा। तुम्हें क्या लगता है? मैंने थोड़ा परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन घर पर अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मुझे उन्हें हैंडल करना है। ऐसा करते हैं, कल? यान मेंग्याओ ने बिना किसी शिकायत के तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसके इतना कहते ही मैं थोड़ा आगे झुका और उसके माथे पर हल्का सा किस किया। वो किस बस एक पल के लिए था, लेकिन उसी एक पल ने यान मेंग्याओ के दिल को पूरी तरह मिठास से भर दिया। यांग याओ नाराज होकर मेरे पीछे पीछे आ गई। कल तो तुम ऐसे नहीं थे। फिर उसने मुझे कार के दरवाजे से दबा दिया और दोबारा बड़े अग्रेसिवली मुझे किस करने लगी। पीछे की सीट से आ रही उन दोनों की इंटीमेट आवाजें सुनकर जिंग ने चुपचाप बीच वाला पार्टीशन ऊपर कर दिया। उसका चेहरा कभी लाल हो रहा था तो कभी बिल्कुल पीला पड़ रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि निकलने से पहले उसे जो शक हुआ था वह सही था, लेकिन इस वक्त उसका सबसे ज्यादा मन इस डॉग फूड PDA को लात मारकर खत्म कर देने का था। कार पूरे रास्ते ड्वान तक जाती रही। जोंगटिंग ने हल्के से गला साफ किया, मिस, हम पहुंच गए हैं। मन न होते हुए भी यनमंग याओ ने अपने होंठ मुझसे अलग किए। जाओ, घर चले जाओ। शर्माते हुए मैंने कार का दरवाजा खोला। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने गहरी सांस लेकर ताजी हवा अंदर भरी। शाम की ठंडी हवा जब मेरे चेहरे से टकराई, तभी जाकर मेरे दिमाग में मचा हुआ थोड़ा बहुत क्योस शांत हुआ। मैंने अपने गाल थपथपाए, तभी अचानक मुझे एहसास हुआ, रुको, पहले तो यान मंग याओ का पीछा मैंने ही किया था। फिर आखिर कैसे अब हालत ऐसी हो गई कि वही मुझे पूरी तरह दबा रही थी और मैं खुद अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने लगा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए एक डिटैच्ड विला के एंट्रेंस तक पहुंचा और डोरबेल दबा दी। कुछ ही देर बाद अंदर से दरवाजा खुला। ब्लू ग्रे एप्रन पहने हाउसकीपर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर लॉ, आप वापस आ गए? डिनर अभी तैयार हो जाएगा। मैंने हल्के से सिर हिलाया और अंदर चला गया। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचा, एक तेज और सख्त आवाज सुनाई दी, कल रात तुम कहाँ गए थे? पूरी रात घर क्यों नहीं आए? सुलिनियन की माँ किन्होई सोफे के बीचों बीच दोनों हाथ बांध कर बैठी थी। उसका हाव भाव ऐसा था जैसे वह मेरा ट्रायल लेने आई हो। लियोन वोंग ने ऑकवर्ड होकर अपना एप्रन खींचा। मिस्टर लॉ, मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, मिसेस सू आई हुई हैं। वो काफी देर से आपका इंतजार कर रही हैं। मैंने दोनों हाथ बांध लिए और दीवार के सहारे टिक गया। किन्होई को मजाक उड़ाने वाली नजर से देखते हुए मैंने कहा, मैं कहाँ गया था, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारा एटीट्यूड देखकर तो कोई भी सोचेगा कि ये घर तुम्हारा है। किन्होई कुछ पल के लिए पूरी तरह स्टंड रह गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया। तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? लेनियन कल रात घायल हो गई थी। ये मत कहना कि तुम्हें इसकी खबर नहीं थी। मैंने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है कि वो घायल हुई थी। किन्होई मेरी बेपरवाह रिएक्शन देखकर गुस्से और उलझन दोनों में पड़ गई, लेकिन जब मैंने उसे बोलने का मौका दे दिया तो उसने बिना रुके कहना शुरू कर दिया, मैंने जेड से सुना कि लिंगन तुम्हारी वजह से घायल हुई।
एक बात तो छोड़ो कि तुम हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करने तक नहीं रुके, कम से कम तुम्हें उसे एक एक्सप्लेनेशन तो देना ही चाहिए। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक हो। क्यों ना कंपनी भी उसी के नाम कर दूं। ये सुनते ही किन्हाई की आंखें चमक उठी। हालांकि उसने अभी भी अपना रौब बनाए रखा। वैसे भी तुम्हारे पास जो कुछ है वो आखिरकार लायन का ही है। अगर अभी नहीं दोगे तो बाद में देना ही पड़ेगा। उसकी बात पूरी होते ही मैंने हाथ में पकड़ा हुआ टी कप जोर से कॉफी टेबल पर पटक दिया। धड़ाम। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, किंग डायनेस्टी को खत्म हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और तुम अब भी उसी पुराने जमाने वाली सोच लेकर जी रही हो क्या? किन्हॉय कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि मैंने क्या कहा। जब उसे मेरी बात का मतलब समझ आया तो वह गुस्से से कांप उठी। तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? तुम हद पार कर रहे हो। यकीन मानो मैं अभी लीनियम से कहकर तुमसे ब्रेकअप करवा दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्यारी बेटी को मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। अब कृपया मेरे घर से निकल जाओ। मेरी बात सुनते ही किन्हॉय काफी देर तक बिल्कुल जड़ होकर खड़ी रह गई। क्या मतलब? तुम और लायन का ब्रेकअप हो गया? ये नामुमकिन है। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसकी बेटी से कितना प्यार करता था। इसी भरोसे पर जबकि मैं एक बड़ी कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट था, वह हमेशा मुझ पर हुक्म चलाने की हिम्मत करती थी। लेकिन अब मैं खुद कह रहा था कि मैंने उसकी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया है। मैं आराम से उसके चेहरे पर बदलते हुए रंगों का आनंद लेता रहा। यकीन नहीं हो रहा तो उसे कॉल करके खुद पूछ लो। और जब मैं कहता हूँ कि मैंने उसे निकाल दिया तो सिर्फ रिलेशनशिप खत्म नहीं हुई है, उसकी पोजीशन भी जा चुकी है। ये सुनते ही किन्हाई का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने घबराकर तुरंत अपना फोन निकाला और सुलीनियन को कॉल लगा दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई उसने बिना रुके सवालों की बौछार शुरू कर दी। हालांकि मुझे दूसरी तरफ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं साफ देख सकता था कि किन्हाई के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। कुछ ही पलों में उसका चेहरा बिल्कुल कागज जैसा सफेद हो गया। अब उसे मेरी बदतमीजी की भी परवाह नहीं रही। वह जल्दी से मेरे पास आकर बैठ गई और खुशामद भरे लहजे में बोली, श्याओ यान, मॉम से गलती हो गई। पूरी बात जाने बिना मुझे तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे और लिनन के बीच कुछ हुआ है? मुझे बताओ, मैं बाद में उसे जरूर डांटूंगी। बस उसे नाराज मत रहो। उसका इतना जल्दी रंग बदलना देखकर मुझे घिन आ गई। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम्हें सच में पता है कि हालात के हिसाब से कैसे बदलना है? फिर मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे घर से निकल जाओ। किन्हाई के चेहरे पर बेचैनी और विनती साफ दिखाई दे रही थी। जो घमंड लेकर वह यहाँ आई थी वह पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन अब मेरा उससे एक शब्द भी बात करने का मन नहीं था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, एनीली, इसे बाहर निकालो। अब तक चुप खड़ी एनीली ने मेरा आदेश सुना तो उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दी। मिस्टर लॉ, जो भी बात है आराम से बैठकर सुलझा लीजिए। मिसेस किन सही कह रही हैं। यंग कपल्स के बीच लड़ाई झगड़ा होना नॉर्मल बात है। अगर अभी आप रिश्ते इतने खराब कर देंगे तो बाद में उन्हें कैसे ठीक करेंगे? मैंने उसकी तरफ ठंडी मुस्कान से देखा। एनीली, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी सैलरी कौन देता है? मेरी बात सुनते ही एनीली तुरंत चुप हो गई। फिर उसने किन्होय की तरफ देखकर कहा, मिसेस किन्होय, आपको अब जाना चाहिए। किन्होय जैसी औरत जो हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाने की आदी थी, उसके लिए एक दो बार सिर झुकाना ही उसकी हद थी। लेकिन मेरी बार बार की बेइज्जती के बाद आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, याद रखना, तुम बस एक अनाथ हो जो ऑर्फनेज में पला बड़ा है। इस बार लीनियन को छोड़ने वाले तुम हो, बाद में पछताना मत। जब हमारा परिवार वापस सू फैमिली में लौटेगा तब अगर तुम घुटनों के बल बैठकर भी लायन से तुम्हें वापस अपनाने की भीख मांगो तो भी मैं तुम्हें हमारे घर के अंदर कदम नहीं रखने दूंगी। इतना कहकर किन्होय गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब उनका 3 लोगों का परिवार वापस सू फैमिली में लौटेगा तब तक मेरा स्टेटस भी ऐसा हो चुका होगा जिस तक सू लीनियन कभी पहुंच भी नहीं पाएगी। मैं थककर सोफे पर पीछे की ओर टिक गया। इतना बड़ा लिविंग रूम आज मुझे पहले से कहीं ज्यादा खाली और अकेला लग रहा था। कुछ ही देर बाद मेरा फोन बजने लगा। मैंने कॉलर आईडी पर नजर डाली और मेरी आवाज थोड़ी नरम हो गई। क्या हुआ? दूसरी तरफ से यान मंग याओ की मीठी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा मूड खराब है? मैंने अपनी कनपटियां दबाते हुए कहा। इतना साफ पता चल रहा है? सिर्फ मेरी आवाज सुनकर ही समझ गई। कुछ पल तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर यान मंग याओ ने धीरे से पूछा, क्या सुलिनियन की माँ फिर से तुम्हें परेशान करने आई थी? ये सुनते ही मैं तुरंत सीधा बैठ गया। मैं उठा और तेज कदमों से विला के बाहर चला गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि वही ब्लैक बेंटली अभी भी वहीं खड़ी थी जहां पहले थी, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट खाली थी। मैं जल्दी जल्दी कार के पास गया और पीछे वाले दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा तुरंत खुल गया। अंदर यन मंग याओ का खूबसूरती से तराशा हुआ चेहरा दिखाई दिया। मैंने कई बार बोलने की कोशिश की। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद आखिरकार पूछ ही लिया, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? यन मंग याओ कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करना चाहती थी। सोचा था कि कल सुबह तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगी। जब उसने देखा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो उसने अपराधी की तरह सिर झुका लिया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी जो औरत यहाँ से बाहर निकली उसे देखकर मैंने
अंदाजा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। मुझे डर था कि तुम अकेले उदास महसूस करोगे। सिर्फ मुझे कल ऑफिस छोड़ने के लिए वह पूरी रात कार में बिताने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था पागल यान मंगयाओ थी या मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम पूरी रात कार में ही रहने वाली थी? यान मंगयाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस और भी ज्यादा सिर झुका लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फटने वाला हो। मेरे अंदर जो भावनाएं उमड़ रही थीं, उन्हें कहीं निकालने की जरूरत थी। आखिरकार मैंने उस अपराध बोध से भरी यान मंगयाओ का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ विला के अंदर ले आया। डाइनिंग टेबल पर रखा खाना अब गर्म नहीं था, लेकिन अभी भी खाने लायक था। मैंने कैबिनेट खोली और उसमें से बर्डो रेड वाइन की बॉटल्स निकाल ली, उन्हें ब्रेथ करने के लिए रख दिया। फिर यान मंगयाओ की तरफ झुंझलाहट भरी नजर से देखते हुए कहा, खाना खाओ। यान मंगयाओ ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैंने आइस बकेट में रखी वाइन की तरफ देखा, फिर चॉपस्टिक्स मुंह में दबाकर हल्का सा मुस्कुराया। असल में मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने वाला हूँ। यान मंगयाओ ने हैरानी से पूछा, रिवॉर्ड? किस बात का? मैंने वही सवाल उसी की तरफ वापस उछाल दिया। तुम्हें क्या लगता है? इतना कहकर मैं फिर से चुपचाप खाना खाने लगा। डिनर खत्म होने के बाद मैंने डिकेंटेड वाइन दोनों ग्लासेस में डाली। अपना ग्लास उठाकर मैंने यान मंगयाओ के ग्लास से हल्के से टकराया। तुम्हारी बीमारी से पूरी तरह ठीक होने के नाम और तुम्हारे शरीर से पॉइजन पूरी तरह निकल जाने के नाम, मेरी नई शुरुआत के नाम और मेरी जिंदगी का सारा ट्रैश साफ हो जाने के नाम और हमारे रिलेशनशिप के दूसरे दिन के नाम, साथ ही आने वाले हर एक दिन के नाम। उसके जवाब देने का इंतजार किए बिना मैंने पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया, फिर तुरंत दूसरा ग्लास भर लिया और एक बार फिर उसके ग्लास से टकराया। तुम पी क्यों नहीं रही? वाइन नकली तो नहीं है? इतनी सारी बातें सेलिब्रेट करने लायक नहीं है क्या? इतना कहकर मैंने दूसरा ग्लास भी एक ही बार में खत्म कर दिया। जैसे ही मैं तीसरा ग्लास उठाने लगा, यान मंगयाओ ने मेरा हाथ पकड़कर ग्लास पर अपना हाथ रख दिया। तुम नशे में हो? मैंने भौहें चढ़ाकर कहा। क्या मजाक कर रही हो? मैंने अभी सिर्फ 2 ग्लास ही तो पिए हैं। लेकिन यान मंगयाओ ने अपना हाथ नहीं हटाया। अब और मत पियो। मैंने हार मानते हुए ग्लास छोड़ दिया, फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। ठीक है, मैं अपनी वाइफ की बात मान लेता हूँ। मैं मुस्कुराती आंखों से यान मंगयाओ को देखने लगा। यान मंगयाओ ने मेरी तरफ गहरी नजर से देखते हुए कहा, लू यान, अगर तुम नहीं चाहते कि कल बिस्तर से उठ ही ना पाओ तो मुझे इस तरह मत देखा करो। उसे अच्छी तरह पता था कि मैं नशे में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकला वो एक साधारण सा शब्द वाइफ उसे अंदर तक खुश कर गया। क्या मुझे जरा भी अंदाजा था कि मेरे सामने उसकी सेल्फ कंट्रोल कितनी कमजोर पड़ जाती है? फिर भी मैं लगातार उसे बिना किसी झिझक के छेड़े जा रहा था। मेरी नशे से धुंधली हुई आंखें जैसे उसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। फिर चाहे मुझे समझ आया हो या नहीं, मैंने उंगली से इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। उस पल यान मंगयाओ के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, लू यान को दोबारा कभी शराब नहीं पीने देनी चाहिए। कुछ ही देर बाद मुझे होश ही नहीं रहा। धुंधले से एहसास में मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम की तरफ चल पड़ा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर धीरे धीरे उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? उसके जवाब देने से पहले ही मैं फिर बड़बड़ाने लगा, इस जिंदगी में मुझे ही तुम्हें बिगाड़ना है क्या? यान मंगयाओ मेरी आखिरी बात ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन मैंने दोबारा वही बात कहने से साफ मना कर दिया। यान मंगयाओ मुस्कुराई और धीरे से मेरे माथे पर किस कर दिया। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ तो तुम खुश क्यों नहीं हो? मैं बड़बड़ाते हुए फिर सोच में डूब गया। चाहे मैं कितना भी काबिल क्यों न बन जाऊं, अगर मेरा बैकग्राउंड गरीब है तो क्या कुछ लोग हमेशा मुझे नीची नजर से ही देखेंगे? यान मंगयाओ का चेहरा नरम पड़ गया। हालांकि उसे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे बैकग्राउंड को पसंद नहीं करेंगे? क्या वो भी हमें साथ रहने से रोकेंगे? ये सुनते ही यान मंगयाओ सब समझ गई। उसे अभी अभी विला से निकलती हुई किन्होई याद आ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडी चमक उभरी। उसने अपने पतले हाथों से मेरे दोनों हाथ थाम लिए, फिर पूरी गंभीरता से बोली, मेरे पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ इस बात की तारीफ करेंगे कि इतने मुश्किल हालात में पलने के बावजूद तुम आज इस मुकाम तक पहुंचे हो। मैंने नशे में धुंधली आंखों से उसकी तरफ देखा। सच? यान मंगयाओ ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सच। मेरे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं और वो हमेशा मेरे फैसलों की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें कल ही अपने घर उनसे मिलवाऊंगी। जब मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो यान मंगयाओ थोड़ी निराश हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी शराब पीने के बाद भी मैं उसकी हर बात सुन रहा हूँ। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। फिर उसने एयर कंडीशनर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया और बड़े धैर्य से मेरे शूज उतारने लगी। जब तक वह सब कर चुकी तब तक जोंगटिंग भी ड्वान पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में हैंगओवर सूप का एक पॉट था। जोंगटिंग को वापस भेजने के बाद यान मंगयाओ ने एक हाथ में सूप पकड़ा और दूसरे हाथ से मुझे सहारा देकर बैठा दिया। गुड बॉय, सोने से पहले इसे पी लो। मैं झुककर सूप की स्मेल लेने लगा। अगले ही पल मैंने तुरंत मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। यान मंगयाओ अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसे यह सीन बहुत जाना पहचाना लगा। जब तुम हर्बल मेडिसिन पीते थे तब भी इसकी स्मेल की कंप्लेंट करते थे, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिलाकर मना कर दिया। यान मंगयाओ ने बहुत नरमी से कहा, गुड बॉय, पी लो। या क्या चाहते
चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी और तरीके से पिलाऊं? मैंने हाथ बढ़ाकर बोल ले लिया, लेकिन अगले ही पल उसके संभलने से पहले ही मैंने पूरा हैंगओवर सूप सीधे बेड के पास रखे ट्रैश कैन में उड़ेल दिया। यान मंगयाओ कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर किस कर लिया। अगली सुबह फोन की लगातार बजती रिंग से मेरी नींद खुली। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से शेन बिंग की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट लू, जल्दी ट्रेंडिंग सर्चेस देखिए। सूजी ने वेबो पर आपके और कंपनी के खिलाफ पोस्ट डालकर आपको बदनाम करना शुरू कर दिया है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट शुरू हो चुकी है। शेन बिंग की बात सुनकर मैंने सिर्फ बेपरवाही से जवाब दिया, ओ कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, फिर भी इतनी छोटी बात पर घबरा गए? असल में मुझे तो डर यही था कि सूजी कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा, लेकिन अब वो खुद ही मेरे जाल में फंसने आ गया है। यही तो मैं चाहता था। एक बार फिर शेन बिंग मेरी आत्मविश्वास भरी बात सुनकर प्रभावित हो गया। सॉरी प्रेसिडेंट लू, मैं थोड़ा ज्यादा घबरा गया था, लेकिन सूजी ने जो पोस्ट की है वो सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाली है। उसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी खरीद लिए हैं, ट्रोल्स भी हायर किए हैं और उसके फैंस भी उसके साथ मिल गए हैं। इस समय पूरा वेबो आपको गालियां दे रहा है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मैंने शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं, उन्हें जितनी गालियां देनी है देने दो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑनलाइन वॉर्स हमेशा ऐसे ही होती हैं। पिछली जिंदगी में मैंने सुलीनियन के लिए चानू को मैनेज किया था, जो पूरे इंडस्ट्री के आधे हिस्से को कंट्रोल करता था। इस तरह की सिचुएशन से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। शेन बिंग ने पूछा, प्रेसिडेंट लू, क्या हमें सुलिंग के एम्बेजलमेंट का एविडेंस रिलीज कर देना चाहिए? मैं हल्का सा मुस्कुराया। ऑफ कोर्स, एविडेंस तो रिलीज करेंगे ही, लेकिन सिर्फ वही नहीं, ऑफिस पहुंचने के बाद बात करेंगे। फिलहाल तुम्हारा काम है शेयर होल्डर्स को शांत रखना। मुझे सिर्फ अपना नाम साफ नहीं करना, मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर यान मंगयाओ मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन साफ दिखाई दे रही थी। मुस्कुराते हुए उसने मेरी अरलोब हल्के से दबाई। लगता है तुमने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि सूजी ऐसा ही करेगा। मैं हंस पड़ा। उसकी पर्सनैलिटी और उसके दिमाग को देखते हुए वो इस बात को कभी जाने नहीं देता, और मुझ पर हमला करने का इससे बेहतर तरीका भी उसके पास नहीं था। यान मंगयाओ मुस्कुराई। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। पिछली जिंदगी का बदला यान मंगयाओ पहले ही ले चुकी थी, लेकिन इस बार मैं खुद अपने हाथों से सब खत्म करना चाहता था। कंपनी जाते समय मैंने यूं ही वेबो खोल लिया। जैसे ही ऐप खुली, सबसे ऊपर वही ट्रेंडिंग टॉपिक दिखाई दिया। हैशटैग लू ग्रुप के प्रेसिडेंट ने एक राइजिंग स्टार को चीट किया। हैशटैग सूजी ने न्याय के लिए आवाज उठाई। मैंने उस ट्रेंडिंग टॉपिक को खोला। सबसे ऊपर सूजी के पर्सनल वेबो अकाउंट से पोस्ट किया गया एक लंबा स्टेटमेंट पिन किया हुआ था। यह पूरी तरह से इस बात पर फोकस कर रहा था कि सू लिंगियन ने मेरे लिए कितनी मेहनत और निस्वार्थ भाव से काम किया, जबकि मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि मैंने उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ दिया। पूरी पोस्ट में मुझे एक एहसान फरामोश स्कमबैग की तरह दिखाया गया था और सू लिंगियन को एक दुख झेलने वाली हीरोइन की तरह पेश किया गया था। शायद यन मंगयाओ से डरने की वजह से उसने उस लड़की का नाम कभी खुलकर नहीं लिखा जिसके साथ मैंने कथित तौर पर चीट किया था। मैं पूरी पोस्ट को स्क्रॉल करता रहा, लेकिन मुझे कोई खास एहसास नहीं हुआ। बस जब मैंने यन मंगयाओ को गालियां देते हुए कुछ कमेंट्स देखे, तभी मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने चुपचाप उन सभी लोगों को अपनी ब्लैकलिस्ट में जोड़ लिया। यान मंगयाओ ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अपना फोन रख दिया और अपना एक्सप्रेशन सामान्य कर लिया। मैं बस सोच रहा था कि बाद में सूजी से कैसे निपटना है। थोड़ा एक्साइटेड हूँ। यन मंगयाओ काफी देर तक मुझे देखती रही। आखिरकार उसने वह सवाल पूछ ही लिया जो इतने समय से उसके दिल में दबा हुआ था। आखिर एक पल में तुम्हारे और सुलिंगियन के बीच ऐसा क्या हो गया? यान मंगयाओ और सू फैमिली के प्रति मेरा रवैया दिन और रात जितना अलग था। मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दे सकती हो? आखिरकार ये कहना कि मैं दुखद तरीके से मर गया था और फिर दोबारा जन्म लिया, किसी भी इंसान को बेहद बेतुकी बात लगेगी। इतना ही नहीं, अपनी पहली जिंदगी में मैं वास्तव में एंशियंट टाइम्स का इंसान था। हालांकि मैं और यान मंगयाओ पहले ही अपने रिश्ते की आखिरी सीमा पार कर चुके थे, फिर भी मुझ में अभी सब कुछ सच सच बता देने की हिम्मत नहीं थी। यान मंगयाओ ने अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेट ली। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। असल में वह ये पूछना चाहती थी कि क्या सूलिंग के साथ मेरी सारी बातें खत्म होने के बाद मैं उसे भी छोड़ दूंगा। उसे डर था कि कहीं वह सिर्फ मेरी बैकअप प्लान तो नहीं, या सिर्फ एक ऐसा टूल जिसका मैं सुलिंगियन से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसे यह भी डर था कि अगर सब कुछ पहले जैसा हो गया तो शायद वह खुद को मुझे कैद करके रखने से रोक नहीं पाएगी। पिछले 2 दिन उसकी पूरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। अगर किसी इंसान को उम्मीद देकर फिर उससे वह
उम्मीद छीन ली जाए तो वह उसकी जान लेने जैसा ही होता है। कंपनी पहुंचने के बाद मैंने सुलिंगियन द्वारा बार बार किए गए एम्बेजलमेंट के सारे सबूत इकट्ठा किए और उन्हें कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर दिया। मैंने उसमें एक भी अतिरिक्त शब्द नहीं लिखा। उसी समय शेन बिंग बिंग ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर एक डॉक्यूमेंट मेरी मेज पर रख दिया। प्रेसिडेंट लू, ये चेयरमैन मंग का शेयर ट्रांसफर अग्रीमेंट है। अब इसमें सिर्फ आपके सिग्नेचर की जरूरत है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। फिर मैंने सिग्नेचर लाइन पर अपना नाम लिख दिया। कार तैयार करवाओ। शेन बिन बिन ने सिर हिलाया। प्रेसिडेंट लू, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। अब जब मैं वैक्सिंग एंटरटेनमेंट का नया शेयर होल्डर बन चुका हूँ तो जाहिर है मुझे सबसे मिलना चाहिए और सबसे परिचित भी होना चाहिए। उधर वैक्सिंग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में सूजी मुस्कुराते हुए लू ग्रुप के गिरते हुए स्टॉक प्राइस को देख रहा था। तो क्या हुआ अगर वह सीईओ है? क्या उसे नहीं पता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा कितना इन्फ्लुएंस है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखाने की? मैं उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करके छोड़ूंगा। उसकी असिस्टेंट श्याओ ताजा बनी हुई कॉफी लेकर आई और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसे थमा दी। उसने पूरे कंपनी के सामने आपकी बेइज्जती करने की हिम्मत की है। मैं उसे पूरे कंपनी के सामने घुटनों पर बैठकर आपसे माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, लाउंज का दरवाजा जोर से खुला। सू लिंगियन गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर आई। तुम्हें किसने कहा था कि यह सब वेबो पर पोस्ट करो? सूजी एक पल के लिए चौंक गया। दीदी, मैं तो आपके लिए खड़ा हुआ हूँ। आप ऐसा रवैया क्यों दिखा रही हैं? लू यान ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आप उसके खिलाफ कदम उठाना नहीं चाहती? और फिर मैं तो बस उसे एक सबक सिखा रहा हूँ। जब वह सह नहीं पाएगा और हमारे पास भीख मांगने आएगा, अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं उसे माफ भी कर दूंगा। सुलिंगियन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें नाइव कहूं या बिल्कुल मूर्ख। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी सी बात लू ग्रुप को हिला सकती है? लेकिन लू ग्रुप का स्टॉक प्राइस तो पहले ही गिर रहा है। इतना कहते हुए सूजी की नजर फिर से स्क्रीन पर गई, लेकिन अगले ही पल जो स्टॉक प्राइस अभी तक लगातार गिर रहा था वह अचानक रुक गया और फिर दोगुनी रफ्तार से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। असिस्टेंट शियाओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ब्रोदर जेड, जल्दी वेबो देखिए। वेबो पर क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब लू यान को गालियां दे रहे थे। घबराकर सूजी ने अपना फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने वेबो खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कई एक्सप्लोसिव ट्रेंडिंग टॉपिक सबसे ऊपर दिखाई दे रहे थे। द ट्रुथ बिहाइंड सुजित सिस्टर्स रेजिग्नेशन, पैरासिटिक सिबलिंग्स, गेट व्हाट डेजर्व। सुजित की आंखें पूरी तरह फैल गईं। ये सब क्या है? उसने घबराकर ट्रेंडिंग टॉपिक पर क्लिक किया। अब कमेंट्स की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। सूजी में भी हिम्मत है कि खुद वेबो पर पोस्ट करके किसी और पर आरोप लगाए। क्या उसे खुद नहीं पता कि वह सारा पैसा कहां गया था? आज उसके पास जो स्टेटस है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी बहन ने कंपनी फंड्स का एम्बेजलमेंट करके उसके लिए रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज खरीदी थी। चारों तरफ से आ रही आलोचनाओं को देखकर सूजी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? सुलिंगियन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। यही एम्बेजलमेंट तुम्हें आज यहाँ तक लेकर आया है, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ कर दिया। अब सूजी को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। तो अब हम क्या करें दीदी? चलिए ये बात सार्वजनिक कर देते हैं कि लू यान ने आपके लिए वो सारा घाटा खुद भर दिया था। इससे साबित हो जाएगा कि सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ था और हमारा कोई दोष नहीं है। सुलिंगियन इतनी गुस्से में थी कि उसका सिर दर्द करने लगा। क्या तुम एक मिनट के लिए चुप रह सकते हो? लू यान के क्लैरिफिकेशन के बाद लोगों के दिमाग में उसकी पहली इंप्रेशन बन चुकी है। सब उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हर हद तक सहने वाला इंसान मान चुके हैं। अगर हम ये भी साबित कर दें कि उसने हमारे सारे कर्ज खुद चुकाए थे तो इससे उसकी डिवोटेड लवर वाली इमेज और भी मजबूत हो जाएगी और अंत में गालियां फिर भी हमें ही पड़ेंगी। सूजी पूरी तरह घबरा गया। दीदी, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी? आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ना नहीं चाहता। सुलिंगियन ने अपनी नाक के ऊपर उंगलियां रखकर गहरी सांस ली। उसके भाई के पास आज जो कुछ भी था वह उसकी अपनी मेहनत से बना था। वह उसे कैसे छोड़ सकती थी? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ऐसा करो, एक पब्लिक अपॉलॉजी पोस्ट करो। लिखो कि तुम्हें मेरे एम्बेजलमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कम से कम इस तरह हम तुम्हें बचा सकते हैं। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। लोग मुझे गालियां देंगे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सूजी ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी पोस्ट करता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, लाउंज का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। इस बार आर्टिस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर की असिस्टेंट अंदर आई। मिस्टर सू, ये लाउंज अब आपका नहीं रहा। कृपया अपना सामान पैक कीजिए और तुरंत यहाँ से निकल जाइए। क्या? इस बार सिर्फ सूजी ही नहीं बल्कि सुलिंगियन भी गहराई से भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा मतलब क्या है? जरा साफ साफ समझाओ। महिला असिस्टेंट ने अपने चश्मे को ठीक किया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बाहर जाकर खुद पूछ लीजिए। सुलिंगियन की छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। सूजी कंपनी के सबसे बड़े आर्टिस्ट्स
एग्जीक्यूटिव्स में से एक था। फिर भी अब तक कोई भी एग्जीक्यूटिव उनके पास क्राइसिस मैनेजमेंट पर बात करने नहीं आया था। इसका मतलब साफ था, कंपनी पहले ही उसे ब्लैकलिस्ट करने का फैसला कर चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मामला इतना बड़ा नहीं है। अगर सही पीआर किया जाए तो इसे आसानी से संभाला जा सकता है। उसे अभी अभी असिस्टेंट की कही बात याद आई। वह तुरंत लाउंज से बाहर निकल गई। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंची, उसने देखा कि कई लोग एक जगह इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे थे। सुना तुमने, सूजी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। अब समझ आया कि उसके पीछे कोई बड़ा सहारा नहीं था। फिर भी उसे इतने अच्छे रिसोर्सेज कैसे मिलते थे? वह तो एक एहसान फरामोश भेड़िया निकला। सही कहा, लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात पर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा? वह अभी भी बहुत पॉपुलर है, कंपनी के लिए इतना प्रॉफिट कमाता है। फिर मैनेजमेंट उसे छोड़ने को कैसे तैयार हो गई? एक और व्यक्ति ने धीरे से कहा, सुना है कंपनी को नया शेयर होल्डर मिला है, उसी ने सीधे ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है। यह सुनते ही सुलिंगियन वहीं जड़ होकर रह गई। नया शेयर होल्डर? वह सोचने लगी कि आखिर वह कौन हो सकता है। उसी समय पीछे से कई लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। सुलिंगियन मुड़ी और अगले ही पल उसका खून खौल उठा। वैक्सिंग एंटरटेनमेंट के कई एग्जीक्यूटिव्स और शेयर होल्डर्स दो लोगों को घेरे हुए उनकी तरफ आ रहे थे। उन दोनों में से एक था वैक्सिंग का प्रेसिडेंट फेंगलेतो और दूसरा मैं था, वही आदमी जिसने कल उसे नौकरी से निकाल दिया था। फेंगलेतो ने हाथ उठाया और कहा, मैं आप सबका परिचय कराना चाहता हूँ। ये हैं हमारी कंपनी के नए डायरेक्टर मिस्टर लुआन। सभी लोग इनका गर्मजोशी से स्वागत कीजिए। तुरंत ही चारों तरफ तालियों की आवाज गूंज उठी। सभी एम्प्लॉइज एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था जैसे उन्हें अचानक सब कुछ समझ आ गया हो। उसी समय भीड़ में से एक ऐसा इंसान जिसे साफ तौर पर तमाशा देखने का बहुत शौक था, आगे बढ़कर बोला, अरे क्या वो सूजी की बहन और उसकी मैनेजर सुलिंगियन नहीं है? उसकी बात खत्म होते ही सबकी नजरें एक साथ सुलिंगियन की तरफ घूम गई। फिर वे बारी बारी से मेरी और उसकी तरफ देखने लगे। सुलिंगियन बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रही। क्या तुम्हें सच में हमें पूरी तरह बर्बाद करना ही था? तनाव भरा माहौल महसूस करके फेंकलेतो ने जल्दी से हाथ हिलाया। सब लोग वापस अपने अपने काम पर जाइए, यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हर कोई वहीं रुककर आगे का तमाशा देखना चाहता था। कुछ ही देर में वहां सिर्फ मैं और सुलिंगियन रह गए। मैंने उसके शब्द दोहराए, पूरी तरह बर्बाद करना। मैंने इस वाक्य का स्वाद लेते हुए हल्की सी हंसी छोड़ी। तुम्हारी पुरानी पोजीशन मैंने तुम्हें दी थी। आज सूजी जिस स्टेटस पर खड़ा है उसे भी मैंने ही बनाया था। मैं तो बस वही वापस ले रहा हूँ जो मेरा था और हर चीज को उसकी शुरुआत वाली जगह पर लौटा रहा हूँ। तो इसे तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना कैसे कहा जा सकता है? सुलिंगियान ने गहरी सांस ली। आखिर हुआ क्या है? लुयान, तुम जानते हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। अगर मेरा अंत तय है तो कम से कम मुझे ये तो समझने दो कि इसकी वजह क्या है। मैं जवाब देने ही वाला था कि सूजी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। दीदी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। तो ये सब तुम्हारी ही करतूत थी, है ना? कंपनी मुझे ब्लैकलिस्ट करना चाहती है, इसके पीछे तुम ही हो। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। हाँ तो? नफरत से भरा हुआ सूजी जोर से चिल्लाया और मेरी तरफ झपटा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मैंने उसका वार करता हुआ हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे मरोड़ दिया। क्रैक! हड्डी टूटने की तेज आवाज गूंजी। उसके तुरंत बाद सूजी की दर्द भरी चीख पूरे हॉलवे में गूंज उठी। मैंने उसे ऐसे एक तरफ फेंक दिया जैसे कोई मुर्गी फेंकता हो। जब तक सुलिंगियन को समझ आता कि क्या हुआ, तब तक सूजी जमीन पर पूरी तरह गिर चुका था। जी! सुलिंगियन तुरंत उसकी तरफ भागी और उसे सहारा देकर उठाया। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। आज जो हुआ मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। उसकी आंखें ठंडी नफरत से भरी हुई थीं। पछतावा? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा। उसी से प्यार करना था और उसी प्यार की वजह से मैंने यान मंगयाओ जैसी लड़की को धोखा दिया जो मुझसे पूरे दिल से प्यार करती थी। लेकिन खुशनसीबी से मेरे पास अभी भी सब कुछ सुधारने का एक मौका था। वैक्सिंग एंटरटेनमेंट से निकलने के बाद मैंने एक फोन कॉल किया। कॉल जुड़ते ही दूसरी तरफ से एक थोड़ी भारी और रुखी आवाज सुनाई दी। कौन बोल रहा है? इतने समय बाद भी उस आवाज को सुनकर मुझे अब भी थोड़ा अजीब महसूस हुआ। सुमिंगी, सु फैमिली का इकलौता वैध वारिस और सुलिंगियन का सौतेला भाई। कौन है? अगर बोलना नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूँ। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, सुमिंगी। वह साफ तौर पर चौंक गया। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, अपने पिता की इलिजिमेटेड डॉटर से सावधान रहना। वह सु फैमिली में वापस आने की कोशिश कर रही है और तुम्हारे साथ इनहेरिटेंस के लिए लड़ना चाहती है। मिस्टर सु, अपने ऊपर इतना भरोसा मत करो। मेरी पिछली जिंदगी में हालांकि सु मिंगी ने पूरी ताकत से इसका विरोध किया था, फिर भी वह सुलिंगियन के 3 लोगों वाले परिवार को सु फैमिली में वापस आने से नहीं रोक पाया था। इस बार भले ही उनके पास मेरी मदद नहीं थी और न ही सु फैमिली के मुखिया को अपनी तरफ खींचने का कोई सहारा, फिर भी मैं सुलिंगियन को अच्छी तरह जानता था। जब तक उसे अपनी चाही हुई चीज नहीं मिल जाती वह कभी हार नहीं मानेगी। तुम्हारा मतलब क्या है और आखिर तुम हो कौन? मैंने बिना जवाब दिए सीधे फोन काट दिया और उसका नंबर भी अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया।
जो कहना था मैं कह चुका था। अगर इसके बाद भी वह सतर्क नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। सबसे बुरी स्थिति में मुझे खुद ही सब संभालना पड़ेगा। जिस कैफे में मैं बैठा था उसके ठीक सामने एक हाई एंड प्राइवेट क्लब था। उसकी दूसरी मंजिल पर बना आउटडोर व्यूइंग टेरेस सीधे कैफे की ट्रांसपेरेंट ग्लास वॉल की तरफ था। जिया वार्निंग इस समय शेनशी ब्रांच के पर्सन इंचार्ज के साथ बिजनेस पर चर्चा कर रही थी। यूं ही एक नजर नीचे डालते ही वह अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। क्या हुआ मिस जिया? उसके बगल में बैठी लेजन ने भी उसकी नजर का पीछा किया और तुरंत सतर्क हो गई। जिया वेनिंग बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रही। वो आदमी एलवी जॉन फेंग ने उसकी नजर का पीछा किया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिस जिया, आप ज्यादातर समय इंपीरियल कैपिटल में रही हैं, इसलिए शायद आप इन्हें नहीं जानती, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अब जिया वार्निंग को भी जल्दबाजी नहीं रही। वह धीरे से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ऐसा क्यों? एलवी जॉन फेंग मुस्कुराया। हो सकता है आप इन्हें न पहचानती हो, लेकिन लू कॉर्पोरेशन का नाम आपने जरूर सुना होगा। उनकी लीडरशिप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी अचानक सामने आई थी। कंपनी की फाउंडिंग के बाद सिर्फ 3 साल के अंदर उसका मार्केट दुनिया के ज्यादातर हिस्सों तक फैल गया और वह पूरी एआई इंडस्ट्री की लीडर बन गई। जिया वार्निंग, जो खुद बिजनेस वर्ल्ड की एक अहम शख्सियत थी, स्वाभाविक रूप से इस कंपनी के बारे में जानती थी, लेकिन ऑनलाइन मौजूद जानकारी बेहद कम थी। न वहां प्रेसिडेंट का नाम था और न ही उसकी कोई फोटो। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि वह एक आदमी है और उम्र में काफी जवान लगता है। साथ ही उसकी ज्यादातर गतिविधियां शेनशी के आसपास ही होती थी। जब एलवी जॉन फेंग ने देखा कि जिया वैनिंग गहरी सोच में डूबी हुई है तो उसने अब और सस्पेंस नहीं रखा। उसने सीधे कहा, वही लू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। इस बार जिया वैनिंग सचमुच स्तब्ध रह गई। क्या अब तक एलवी जॉन फेंग की बातों से उसने यही समझा था कि मैं लू कॉर्पोरेशन में किसी ऊंचे पद पर हूं, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं खुद उस कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। पहले जब उसने सुना था कि प्रेसिडेंट जवान है तो उसने सोचा था कि उसकी उम्र कम से कम 30 साल तो होगी, लेकिन मेरी शक्ल तो मुश्किल से 20 साल के आसपास की लग रही थी। या फिर शायद मैं अपनी असली उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देता था। अगर ऐसा था तो शायद उसने पहले मुझे गलत समझ लिया था। सोचते हुए कि वह अचानक खो गई है। सिंस यू नो हिम मिस्टर एलवी, डू यू नो हाउ ओल्ड ही इज? एलवी जियान फेंग ने उत्साह से जवाब दिया, मैं अभी आपको यही बताने वाला था। वह लड़का इस साल सिर्फ 19 साल का है। ये सुनते ही शिया वानिंग बिल्कुल जम सी गई। एलवी जियान फेंग ने सोचा कि वह लुआन की कम उम्र सुनकर हैरान हो गई है, इसलिए उसने भावुक होकर कहा, उसकी उम्र मेरे बेटे जितनी ही है, लेकिन मेरा बेटा अभी भी हाई स्कूल के सीनियर ईयर में है और उसे तो फंक्शंस भी ठीक से समझ नहीं आते। जिया वानिंग का दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी आवाज भी भारी पड़ गई जब उसने पूछा, आप कह रहे हैं कि वह 19 साल का है? एलवी जियान फेंग मुस्कुराया और बोला, मिस शिया, क्या आपको भी यह बात यकीन करने लायक नहीं लगती? हमारी तरह जो लोग 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनके लिए यह मानना आसान नहीं कि एक ऐसा लड़का जो अभी अभी एडल्ट हुआ है हम सबसे आगे निकल गया है। लेकिन शनि में कुछ साल बिताने के बाद आपके पास उसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उम्र भले ही उसकी कम हो, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में उसकी काबिलियत हम जैसे वेटरन से जरा भी कम नहीं है। जिया वार्निंग ये सब सुनती रही और पूरी कोशिश करती रही कि उसका चेहरा शांत बना रहे ताकि उसके मन की बात किसी को पता न चले। उसने अपना पेन उठाया, डॉक्यूमेंट पर साइन किया, फिर उसे एलवी जियन फांग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है मिस्टर एलवी, मुझे निराश मत कीजिएगा। ऑफ कोर्स मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एलवी जियान फेंग ने दोनों हाथों से अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स लिए। धन्यवाद कहते हुए उसने आगे कहा, मिस शिया, मैंने आपके लिए एक बैंक्वेट भी तैयार कराया है, कृपया अपनी मौजूदगी से हमें सम्मान दीजिए। लेजन ने मन ही मन सोचा, यह आदमी इतना बेखबर कैसे हो सकता है? क्या इसे दिखाई नहीं दे रहा कि मिस शिया मुश्किल से अपनी जगह पर बैठ पा रही है? एलवी जियान फेंग ये नहीं जानता था, लेकिन इतने सालों तक जिया वार्निंग के साथ रहने के बाद लेजन उसकी इस प्रतिक्रिया की वजह लगभग समझ चुकी थी। सोचने वाली बात है, उस लड़के की आंखें सचमुच मैडम की जवानी वाली आंखों जैसी थीं। ये सोचकर वह आगे बढ़ी और विनम्रता से मना करते हुए बोली, प्रेसिडेंट शिया को कभी भी फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं रही हैं। आप अपना काम अच्छी तरह कीजिए, वही सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जिया के कुछ और भी जरूरी काम हैं। आप अब वापस जा सकते हैं। एलवी जियान फेंग के जाने के तुरंत बाद जिया वार्निंग फौरन नीचे की ओर भागी। उसने एलिवेटर का इंतजार तक नहीं किया, लेकिन जब वह क्लब से बाहर निकली तब तक वह सीट जहां मैं बैठा था खाली हो चुकी थी। मैं पहले ही जा चुका था। ये देखकर ली जिन भी हैरान रह गया। मिस, क्या हम उसकी कंपनी चले और उसकी पिछले 19 सालों की पूरी जिंदगी के बारे में सबसे छोटी से छोटी डिटेल तक पता लगाने की कोशिश की। उधर एक हॉस्पिटल वार्ड में सूजी इतना जोर जोर से रो रहा था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। देखो, लुआन ने मुझे कितनी बेरहमी से मारा है। मुझे लग रहा है कि मेरा हाथ ही बेकार हो गया। सुलिंगन भी अंदर से चिढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी बाहों में लेकर सांत्वना दी। डॉक्टर ने कहा है कि यह सिर्फ एक माइनर फ्रैक्चर है, बस खाने पीने का ध्यान रखना, कुछ समय बाद ठीक हो जाओगे। लेकिन सूजी ने फिर कहा,
क्या हम सच में इसे ऐसे ही जाने देंगे? सू लिंगियन ने दांत भींचते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम सू फैमिली में वापस लौटेंगे, जिन्होंने भी हमारे साथ बुरा किया है उन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सूजी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अब तुम्हारे पास लू कॉर्पोरेशन भी बार्गेनिंग चिप नहीं रही और मुझे भी कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सुमिंजी भी हमारे और सू फैमिली के बीच रुकावट बन रहा है। क्या डैड सच में हमें वापस स्वीकार करेंगे? सू लिंगियन ने बेपरवाही से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़कर नहीं आई हूँ? अगर यह रास्ता बंद हो गया है तो हमारे पास अभी भी मैरिज अलायंस का ऑप्शन है। मैरिज अलायंस? ये सुनते ही सूजी की आंखें चमक उठी। तुम अभी भी ब्रदर हेलन के कांटेक्ट में हो, है ना? सॉन्ग हेलन इंपीरियल कैपिटल की सॉन्ग फैमिली का इकलौता बेटा था। जब सू लिंगियन इंपीरियल कैपिटल में थी तब उसने पहले उसी के करीब जाने की कोशिश की थी। अगर सॉन्ग फैमिली के हेड ने उसके बैकग्राउंड को नीचा न समझा होता और अगर उसे मुझ जैसा उससे भी बेहतर स्टेपिंग स्टोन खुद चलकर न मिला होता तो वह कभी सॉन्ग हेलन को छोड़कर मेरी तरफ नहीं आती। हालांकि उसने आखिर में लू यान को चुना, लेकिन उसने सॉन्ग हेलन से कांटेक्ट कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया। अपनी चालाकी और मैनिपुलेशन की वजह से सॉन्ग हेलन हमेशा यही मानता रहा कि उसके पिता ने ही दोनों को अलग होने पर मजबूर किया था। इसी वजह से उसने कभी सू लिंगियन को दोष नहीं दिया, बल्कि हमेशा उसके लिए अपने दिल में गिल्ट महसूस करता रहा। अब जबकि मैंने खुद उसे छोड़ दिया था तो उसके पास इस बात को छिपाकर रखने की भी कोई वजह नहीं बची थी। सू लिंगियन ने कहा, हाँ, हम अभी भी कांटेक्ट में हैं। जैसे ही वह अपने पिता को मना लेगा हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर सूजी खुशी से उछल पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है। सॉन्ग फैमिली और सू फैमिली का रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और ब्रदर सॉन्ग तो सॉन्ग फैमिली का इकलौता बेटा है। अगर तुम दोनों की शादी हो गई और सबको इसके बारे में पता चल गया तो शायद सू फैमिली भी हमें वापस बुला ले। इतना कहते कहते उसके चेहरे पर फिर से अंधेरा छा गया। तुम्हें ब्रदर हेलन को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। भले ही सॉन्ग फैमिली इंपीरियल कैपिटल की एलीट फैमिलीज में सिर्फ 8वें नंबर पर हो, लेकिन वह कई पीढ़ियों से चली आ रही एक बेहद प्रतिष्ठित फैमिली है। लू कॉर्पोरेशन अभी देखने में बहुत शानदार लगती है, लेकिन इतनी यंग कंपनी आखिर कब तक अपनी ग्लोरी बनाए रख पाएगी? और फिर वह तो बस एक ऑर्फनेज में पला बड़ा अनाथ है। अगर वह हाई सोसाइटी में पहुंच भी जाए तो लोग फिर भी उसे उसके बैकग्राउंड की वजह से नीची नजर से ही देखेंगे। उसे लगता है कि यनमाओ के साथ रिलेशनशिप में आकर वह अपर क्लास का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन सॉन्ग फैमिली जैसी फैमिलीज भी किसी इंसान का बैकग्राउंड बहुत महत्व देती है। सूजी की बातें सुनने के बाद पिछले कुछ दिनों से सू लिंगियन के मन पर जो उदासी छाई हुई थी वह आखिरकार थोड़ी हल्की हो गई। उसने कुछ टिश्यूज निकाले और सूजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपना चेहरा साफ कर लो। सॉन्ग हेलन अभी आने वाला है, उसे तुम्हें इस हालत में देखकर हंसने का मौका मत देना। सूजी ने टिश्यूज ले ली। कुछ ही दिनों में ब्रदर हेलन आने वाले हैं। क्या वो इंपीरियल कैपिटल में नहीं थे? फिर वो अचानक यहाँ क्यों आ रहे हैं? सू लिंगियन ने समझाते हुए कहा, शेंशी की जुंग फैमिली के ओल्ड मास्टर अपना 80वां बर्थडे मना रहे हैं। सॉन्ग फैमिली और युंग फैमिली कई पीढ़ियों से एक दूसरे के करीब रही है, इसलिए वह इसी सेलिब्रेशन में शामिल होने आ रहे हैं। उधर एक आलीशान रिसेप्शन रूम में जब यनमंग याओ ने उस महिला को अंदर आते देखा तो उसने जोंग टिंग को कॉफी बनाने के लिए भेज दिया। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, क्या रेयर गेस्ट आई हैं सिस्टर वेनिंग? अचानक शेंशी आने की क्या वजह है? बिना कुछ कहे शिया वेनिंग ने अपनी कार की कॉफी टेबल पर फेंक दी। फिर वह चलकर सामने वाले सोफा पर बैठ गई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह अपने ही घर में बैठी हो। उसने आराम से कहा, मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी, तुम इतने लंबे समय से शेंशी में क्या कर रही हो? यान मांगयाओ ने भौं उठाई। उसके होंठों के कोने पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। चलो देखते हैं आखिर कौन सा आदमी है जिसने तुम्हें इतना आकर्षित कर लिया। ये सुनकर यन मंगयाओ लगभग कॉफी से खांस गई, लेकिन जिया वानिंग ने उसकी प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे अपने आने का असली कारण बताया, मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट और अप्रूव करने आई हूँ। और ये कहते हुए वह थोड़ा सीधी होकर बैठ गई। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया है। यह सुनते ही यान मंगयाओ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? डीएनए टेस्ट कराया? शिया वानिंग ने अनजाने में अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वही मेरा भाई है। तुम समझती हो ना, वो इंट्यूशन वाली फीलिंग। इससे पहले जितने भी लोगों पर हमें शक हुआ, यहाँ तक कि जो लोग मेरी माँ से बहुत मिलते जुलते थे और जिन्होंने खुद को मेरा भाई साबित करने की कोशिश की, उनमें से किसी ने भी मुझे ऐसा एहसास नहीं कराया। यान मंगयाओ उलझन में पड़ गई। तो फिर देर किस बात की? उसे डीएनए टेस्ट के लिए क्यों नहीं ले जाती? उसकी बजाय तुम यहाँ मेरी माँ का मैसेज देने चली आई। क्या वो सच में अपने भाई को ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी था? शिया वानिंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अभी तक पूरी तरह यकीन नहीं था। इसलिए उसने ये नहीं बताया कि जिस व्यक्ति पर उसे शक है वह असल में लू कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट हो सकता है। और सच के जितना वह करीब पहुंच रही थी उतनी ही ज्यादा नर्वस होती जा रही थी। यन मंगयाओ उसकी भावनाएं समझ गई।
गई, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसी समय जोंगटिंग 2 कप्स कॉफी लेकर अंदर आया। यनमंग याओ ने कॉफी की एक सिप ली और यूं ही पूछ लिया, अगर सच में वही है तो तुम्हारा भाई लगभग मेरी ही उम्र का होगा, है ना? शावानिंग ने हल्के से सिर हिला दिया। यनमंग याओ ने देखा कि अचानक शावानिंग का चेहरा उसके प्रति थोड़ा हॉस्टाइल हो गया है। वह बेबस होकर हंस पड़ी। अरे अभी तो यह भी पक्का नहीं हुआ कि वही तुम्हारा भाई है। बीच में बात कट जाने की वजह से वह उसकी बर्थ डेट के बारे में पूछना ही भूल गई। फिर उसने जल्दी से सफाई दी, वैसे भी मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। यह सुनकर गया वार्निंग हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसके फोन पर ली जिन का एक टेक्स्ट मैसेज आ गया। उस मैसेज में उसके छोटे भाई के बारे में नई जानकारी थी। उसे पढ़ते ही यनमंग याओ की लव लाइफ में उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने कहा, मैं एनी का मैसेज पहुंचा चुकी हूँ, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर उसने यानमंग याओ को उसे छोड़ने का मौका तक नहीं दिया। वह सीधे बाहर निकली और सड़क किनारे खड़ी एक ब्लैक सेडान में जाकर बैठ गई। लेजियन जो ड्राइवर सीट पर बैठी थी, उसने एक पतली फाइल गया वार्निंग की तरफ बढ़ाई। मिस, मेरी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उस युवा आदमी का नाम लुआन है। वह 19 साल का है, लेकिन उसकी बर्थ डेट अननोन है। इसके अलावा उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। 5 साल की उम्र से पहले वह नैनलिंग ऑर्फनेज में रहता था। इसके अलावा हमें उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यह सुनकर कि लुआन एक ऐसा ऑर्फन है जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है, गया वार्निंग एक साथ एक्साइटेड भी हुई और उसका दिल भी भर आया। वह एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि उसके भाई होने की संभावना और बढ़ गई थी, लेकिन जब उसने सोचा कि बचपन में शायद उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा तो उसका दिल दर्द से भर गया। फिर उसने पूछा, लेकिन हमें उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही? शिया फैमिली के पास भले ही दुनिया का टॉप टियर इंटेलिजेंस नेटवर्क ना हो, लेकिन हमारी हैसियत लू फैमिली के बराबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक इंसान का बैकग्राउंड तक पता ना लगा सकें। लेजियन ने सिर हिलाया। ये मेरी नाकामी है मिस, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे लगती है जैसे किसी ने जानबूझकर उसे इरेज कर दिया हो। सिर्फ यही बेसिक डिटेल्स बची हैं। मैंने हर तरीका आजमाया, लेकिन इसके अलावा कुछ भी पता नहीं लगा सकी। जिया वार्निंग कुछ देर तक फाइल को सोचते हुए देखती रही। फिर उसने कहा, डिस्ट्रिक्ट 7 में एक ऑर्डर प्लेस करो। इसके बाद उसने अपनी वॉच की तरफ देखा और पूछा, जिस अपॉइंटमेंट को अरेंज करने के लिए मैंने कहा था उसका क्या हुआ? लीजन ने जवाब दिया, सब स्केड्यूल हो चुका है, कल सुबह 10 बजे। शाह वार्निंग ने हल्के से सिर हिलाया। वह कुछ और कहने ही वाली थी कि लीजन ने अचानक कहा, मिस, डिस्ट्रिक्ट 7 ने हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। जिया वार्निंग ने उसकी तरफ देखा। रिजेक्ट क्यों कर दी? तुमने याबाई से कांटेक्ट तो नहीं किया था? याबाई डिस्ट्रिक्ट 7 के कोर मेंबर्स में से एक था, लेकिन वह सबसे रहस्यमयी और अनप्रेडिक्टेबल भी था। वह कोई जॉब एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये पूरी तरह उसके मूड पर डिपेंड करता था। लीजन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए डायरेक्ट रिक्वेस्ट सबमिट की थी और 1 घंटे से भी कम समय में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जिया वार्निंग की आंखों में उलझन और गहरी हो गई। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन यहीं रोक दो। इस समय सबसे जरूरी बात यह पता लगाना है कि लुआन सच में मेरा भाई है या नहीं। उधर लू कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट ऑफिस में ये मैं एक अजीब शेप वाला ईयरपीस पहने हुए था और डिस्ट्रिक्ट 7 के एक मेंबर की बात सुन रहा था। डिस्ट्रिक्ट 7 के 4 एल्डर्स में से एक काई दूसरी तरफ से शिकायत करते हुए बोला, वाकवा की जिया फैमिली की यंग लेडी तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती थी। मैंने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। क्या इसके बदले मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं। काई ने लंबी सांस छोड़ी। कितने हार्टलेस हो तुम, लेकिन तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी है क्या? वह तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? जरूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट 7 से कुछ लोग भेज दूं? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जरूरत नहीं, गुड बाय। इतना कहकर मैंने कनेक्शन कट कर दिया और ओशन के दूसरी तरफ बैठा काई बस बेबसी से गुस्सा करता रह गया। कनेक्शन बंद करने के बाद मैंने अपना कंप्यूटर शट डाउन किया और शेन बिंगबिंग को ऑफिस के अंदर बुलाया। कार तैयार करो। शेन बिंगबिंग ने टाइम की तरफ देखा और पूछा, प्रेसिडेंट लू, क्या आप प्रेसिडेंट यान का इंतजार नहीं करेंगे? वो आपको पिक करने आने वाली थी। जब से उनके बॉस और यान मंग याओ साथ आए थे, उसे ड्राइवर बनने का मौका बहुत कम मिलता था, क्योंकि ज्यादातर कम्यूटिंग अब यान मंग याओ ही संभालती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं उसके आने का इंतजार क्यों करूं? क्या मैं उसे ऑफिस से पिक नहीं कर सकता? यान मंग याओ जानबूझकर उस दिन ऑफिस से जल्दी निकली थी। उसका प्लान था कि जैसे कल की तरह आज भी वह मुझे पिक करेगी। लेकिन जैसे ही वह कंपनी से बाहर निकली, उसने एंट्रेंस पर एक मेबैक खड़ी देखी। जोंग टिंग ने अभी इतना ही कहा था, मिस, क्या वो मिस्टर लू की कार नहीं लग रही? कि तभी कार की रियर विंडो नीचे आ गई। सच में मिस्टर लू हैं। जोंग टिंग का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मिस्टर लू, आप यहाँ कैसे? मैंने अपना हाथ कार की विंडो फ्रेम पर टिकाया। मैंने यान मंग याओ की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और इस समय मैं यहाँ किस लिए आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मैं अपनी यंग लेडी को वर्क से पिक करने आया हूँ। यान मंग याओ ने सिर झुका लिया और हल्के से मुस्कुरा दी। ढलते सूरज की रोशनी उसकी लंबी आई लैशेस पर पड़ रही थी। वह किसी सपने की तरह खूबसूरत और मनमोहक लग रही थी। मेरा
मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। मैंने मन ही मन सोचा, अगर मेरी पिछली जिंदगी में सुलिंगियन न होती तो शायद मैं बहुत पहले ही इस खूबसूरत लड़की से प्यार कर बैठता। मैंने हल्की सी खांसी की ताकि अपनी भावनाओं को छिपा सकूं। फिर मैंने विंडो फ्रेम पर उंगली से हल्का सा टैप करते हुए कहा, बैठ जाओ। यान मंग याओ ने धीरे से जवाब दिया, ओके। वह कार का डोर खोल ही रही थी कि तभी जोंग टिंग अचानक बोल उठी, मिस, क्या आपको पता है कि इस समय आप कैसी लग रही हैं? यान मंग याओ ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली। जोंग टिंग का दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके कहा, आप बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे कोई शाई ब्राइड अपनी वेडिंग सेडान में बैठने जा रही हो। ये सुनते ही मैं और शन बिंग बिंग दोनों जोर से हंस पड़े। जोंग टिंग की इस बेबाकी को देखकर मुझे लगा कि मैं अपने स्टाफ को काफी अच्छी तरह मैनेज करता हूँ। यान मंग याओ ने अपनी उंगली से जोंग टिंग को इशारा किया, इधर आओ। जोंग टिंग तुरंत भागकर मेरे पैर पकड़ते हुए बोली, मिस्टर लू, मुझे बचा लीजिए। यान मांग याओ के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। लगता है तुम्हारा घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने जोंग टिंग को इग्नोर किया, झुककर कार में बैठ गई। यन मंग याओ के बैठते ही शन बिंग बिंग ने कार स्टार्ट की और पूछा, प्रेसिडेंट लू, हम कहाँ जा रहे हैं? उसे अभी तक ये नहीं पता था कि मैं और यन मंग याओ अब साथ रहने लगे हैं। उसे लगा कि मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस से पिक करने आया हूँ। मैंने अपना सिर घुमाकर यान मंग याओ की तरफ देखा, मानो उससे उसकी राय पूछ रहा हूँ, लेकिन यान मंग याओ कुछ बोलती उससे पहले ही जोंग टिंग फिर से बोल पड़ी, असिस्टेंट शेन, आपको अभी भी समझ नहीं आया क्या? मिस यान और मिस्टर लू के रिलेशनशिप को देखते हुए आप इन्हें कहीं भी ले जाइए, आखिर में पहुंचना तो एक ही जगह है। यान मंग याओ ने हल्के से अपनी भौं उठाई। इस बार उसने जोंग टिंग की बात का विरोध नहीं किया। शन बिंग बिंग अभी भी आधी बात समझी थी, लेकिन जब मैंने उसे होम चलने का निर्देश दिया तो उसे आखिरकार सब समझ आ गया। कार चलाने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर जोंग टिंग से पूछा, मिस जोंग, क्या आप हमारे साथ नहीं चल रही? जोंग टिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, जरूरत नहीं, मुझे अभी मिस यान की कार वापस ले जानी है। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया, उसने शेन बिंग बिंग की तरफ शरारती मुस्कान के साथ देखा। क्या कहते हैं, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, असिस्टेंट शेन, अब आखिरकार आपको भी वही एक्सपीरियंस होने वाला है जिससे मैं रोज गुजरती हूँ। इतना कहकर वह मुड़ी और वहां से चली गई। उसने किसी को भी उससे आगे कुछ पूछने का मौका नहीं दिया। शेन बिन बिन सचमुच कंफ्यूज्ड थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे जोंग टिंग की बात का मतलब समझ आ गया। उसे जोंग टिंग की बातें याद आईं और फिर उसने बैक सीट से आती दोनों की नजदीकियों की आवाजें सुनी। वह मन ही मन सोचने लगी कि पहले वह अपने बॉस और सुलिंग के साथ भी रहती थी, लेकिन उसने उन्हें कभी किस करते नहीं देखा था। लगता था सुलिंगियन सचमुच एक एक्सेप्शन थी। उसी समय कार के अंदर बजती हुई रिंगटोन ने उस रोमांटिक माहौल को तोड़ दिया। मैंने भारी सांस लेते हुए भावनाओं में डूबी यन मंग याओ को धीरे से अपने से अलग किया। मैंने अपना फोन उठाया और कॉलर आईडी पर नजर डाली। क्या हुआ लू शाओ हुआ? दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही, फिर एक मीठी और जवान लड़की की आवाज सुनाई दी, डॉक्टर, आप वहां ठीक है ना? यान मंग याओ खुद को कई बार मेरी तरफ देखने से रोक नहीं पाई। उसे पता था कि मेरी एक छोटी बहन है जो उस ऑर्फनेज डायरेक्टर की बेटी थी जिसने कभी मुझे अपने पास रखा था, लेकिन उसने कभी हमें आपस में बात करते नहीं देखा था। उसे ये नहीं पता था कि जब भी मैं उस लड़की से बात करता था तो मैं बिल्कुल बदल जाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी सख्ती और सारे मास्क कहीं गायब हो जाते हों। यहाँ तक कि मेरी आवाज भी पूरी तरह नरम और जेंटल हो जाती थी। हालांकि वह मानना नहीं चाहती थी, फिर भी यन मंग याओ खुद को जेलस होने से रोक नहीं पा रही थी। उधर लू शाओ हुआ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ अभी अभी जेल से पूरी तरह भर चुकी थी। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये पूछना था, क्या आपने सुलिंगियन से ब्रेकअप कर लिया? मैंने पूछा। आपने वेबो पर देख लिया? लू शाओ हुआ की आवाज में साफ राहत और खुशी थी। ब्रोदर, आखिरकार आपको सच दिखाई दे गया। उसकी आवाज में भरी राहत सुनकर मुझे अचानक शर्म महसूस हुई। मेरी असिस्टेंट और मेरी सिस्टर दोनों वो बात समझ गई थी जो मैं खुद नहीं समझ पाया था। मैं कैसे नहीं समझ पाया? असल वजह सिर्फ इतनी थी कि पहली जिंदगी में सुलिंगियन ने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। इसीलिए दूसरी जिंदगी में ये जानने के बाद भी कि वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी, मैंने कभी उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया। मैं बस यही सोचता रहा कि जैसे ही उसे अपनी पुरानी यादें वापस मिल जाएंगी सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। ब्रदर, क्या अब आपकी कोई नई गर्लफ्रेंड है? लू शाओ हुआ की आवाज ने मुझे मेरी सोच से बाहर निकाल दिया। मैंने यान मांग याओ की तरफ देखा। हल्की मुस्कान के साथ मैंने कहा, जब समय मिलेगा मैं उसे तुमसे मिलवाऊंगा। मेरे इतना कहते ही दूसरी तरफ अचानक लंबी खामोशी छा गई। जब मुझे लगा कि शायद कॉल कट गया है, तभी लू शाओ हुआ ने धीरे से कहा, क्या वो भी शेनही में है? मैं आज रात ही फ्लाइट लेकर वहां आ जाऊंगी और आपके लिए उसे खुद देखकर जांच लूंगी। मैंने इंस्टिंक्टिवली पूछा, क्या तुम्हारी कंपटीशन अभी बाकी नहीं है? लेकिन अगले ही पल मुझे उसकी
चिंता समझ आ गई और मैं बेबस होकर हल्का सा हंस पड़ा। वो ऐसी इंसान है जिसे मैं पहले ही चुन चुका हूँ। चिंता मत करो, यही बात तो मुझे और भी ज्यादा चिंता दे रही है। आपका अभी अभी सुलिंगियन से ब्रेकअप हुआ है और आपने इतनी जल्दी तय भी कर लिया कि यही वही लड़की है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। कॉल खत्म होने के बाद मैंने यान मंग याओ की तरफ देखा। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? फोन पर बात करते समय मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसके इमोशंस कई बार बदले थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा था कि मैं उसे लू श्याओ हुआ से मिलवाऊंगा, उसकी जेल सी पूरी तरह गायब हो गई थी। अब मेरे सवाल पर उसने धीरे से पूछा, लू यान, क्या मैं सच में वो इंसान हूँ जिसे आपने चुना है? मैंने अपनी बाहें बढ़ाई और उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। हाँ, यनमंग याओ ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मेरे लिए इतना जवाब ही काफी है। अगले दिन हमेशा की तरह मैं प्रेसिडेंट्स ऑफिस में काम कर रहा था। ठीक सुबह 10 बजे दरवाजे पर समय से नॉक हुई। कम इन। क्लिक। दरवाजा खुला। शिया वानिंग ली जिन के साथ अंदर आई। जैसे ही मेरी नजर शिया वानिंग पर पड़ी, मेरे होठों का कोना हल्का सा फड़क गया। वो साफ तौर पर बहुत सोच समझकर तैयार होकर आई थी। जो लोग जानते थे उन्हें लगता कि ये कंपनी एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग है, और जो नहीं जानते उन्हें लगता कि वो ब्लाइंड डेट पर आई है। मैं मिस क्या से अनजान नहीं था। इंपीरियल कैपिटल की शाह फैमिली की हेड होने के नाते उसकी सिंगल मदर एक बेहद मशहूर बिजनेस वुमन थी, और मिस शिया ने अपनी माँ का स्टाइल और बेयरिंग पूरी तरह इनहेरिट किया था। लेकिन रूमर्स के मुताबिक वो हमेशा कोल्ड और एलॉफ रहती थी और अपने ड्रेसिंग पर कभी ज्यादा मेहनत नहीं करती थी। तो आज आखिर ये सब क्या था? अगर मैंने उसे अपनी पिछली जिंदगी में नहीं देखा होता तो शायद मैं सोचता कि ये कोई और ही इंसान है। मेरे रिएक्शन को देखकर ली जिन को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या उन्होंने जरूरत से ज्यादा तैयारी कर दी थी? उसे याद आया कि आज सुबह उसकी यंग लेडी ने कहा था कि वो अपने ब्रदर से मिलने जा रही है, इसलिए उसे सबसे शानदार तरीके से तैयार होना होगा। हालांकि ली जिन ने बार बार समझाया था कि अभी तक डीएनए टेस्ट भी नहीं हुआ है और ये भी पक्का नहीं कि वो सच में उसका ब्रदर ही हो, लेकिन उसकी यंग लेडी ने फिर भी मिरर के सामने पूरे 3 घंटे अलग अलग आउटफिट्स पहनकर देखे। उसे कोई भी आउटफिट पसंद नहीं आया। आखिर में ली जिन को खुद फैसला लेना पड़ा। उसने अपनी फैशन इंडिसाइसिव बॉस के लिए ये लुक तैयार किया, लेकिन अब लग रहा था कि शायद इसका उल्टा असर हो गया था। चुप्पी सबसे पहले मैंने तोड़ी। प्रेसिडेंट सिया, आपका स्वागत है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे इतना कहते ही ली जिन ने देखा कि उसकी यंग लेडी का पूरा शरीर हल्का सा सख्त हो गया। अब उससे ये सीन देखा नहीं जा रहा था। इतने सालों से अपनी यंग लेडी के साथ रहने के बाद वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बॉस अपने ब्रदर को लेकर कितनी ज्यादा ऑब्सेसिव थी। वो अपने छोटे भाई के बारे में इतना सोचती थी कि जैसे यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून बन गया हो। उधर शिया वानिंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सबोर्डिनेट्स ने उसके बारे में कैसी इमेज बना रखी थी। मेरी आवाज सुनते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। आप मुझे जानते हैं? ली जिन ने मन ही मन सिर पकड़ लिया। अपने ब्रदर के सामने आते ही उसकी यंग लेडी का आईक्यू जैसे 0 हो जाता था। मुझे शिया वानिंग का रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा। प्रेसिडेंट शिया, आपका चेहरा तो फाइनेंशियल मैगजीन्स के कवर पर अक्सर छपता रहता है, आपको पहचानना मुश्किल नहीं है। शिया वानिंग ने जल्दी से खुद को संभाला। आप ही प्रेसिडेंट लू हैं। इतनी कम उम्र में आपने लू कॉर्पोरेशन की स्थापना कर ली। असल में तो आप ही वो इंसान हैं जिसकी वजह से मुझे खुद की कमी महसूस होती है। बातचीत एक बार फिर बिजनेस स्टाइल की फॉर्मल प्रेज में बदल गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ अपने होंठ मोड़े, फिर उठकर रिसेप्शन सोफा की तरफ चला गया। प्रेसिडेंट सिया, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, प्लीज बैठिए। शेन बिंग बिंग, कॉफी लेकर आइए। शेन बिन बिन ने सिर हिलाया। बाहर जाने से पहले उसने चोरी से एक नजर शिया वैनिंग पर डाली। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। मैंने बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, प्रेसिडेंट शिया, आज आपके यहाँ आने की वजह क्या है? जहां तक मुझे पता है, शिया फैमिली का बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा नहीं है, या फिर क्या आप इस फील्ड में एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रही हैं? शिया वानिंग हल्का सा मुस्कुराई। अगर मैं कहूं कि हाँ, तो क्या प्रेसिडेंट लू मुझे ये मौका देंगे? मैं कुछ पल सोचने लगा। शिया फैमिली के पास बहुत बड़े रिसोर्सेज थे और मिस शिया के बिजनेस स्टाइल के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत जानता था। जब तक कोई चालबाजी न हो, उनके साथ काम करना मेरे लिए लगभग तय प्रॉफिट जैसा था। मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर से आर्मरेस्ट पर 2 बार हल्के से टैप किया। तो फिर आपकी इंटरेस्ट किस एरिया में है? मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेस्टमेंट? शिया वानिंग ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सिर्फ इन्वेस्टमेंट? हाँ, क्या कहते हैं प्रेसिडेंट लू? मैं तुरंत सतर्क हो गया। लू कॉर्पोरेशन का शेयर होल्डर स्ट्रक्चर पहले से ही पूरी तरह स्टेबल था। इतना छोटा इन्वेस्टमेंट जिया फैमिली जैसी बड़ी फैमिली के लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरी गलतफहमी समझते ही शिया वानिंग ने तुरंत मेरी बात बीच में रोक दी। मेरा मतलब है लू कॉर्पोरेशन में बिना कोई शेयर्स लिए इन्वेस्टमेंट करना। असल में वो ये भी कहना चाहती थी कि उसे डिविडेंड्स भी नहीं चाहिए, लेकिन उसे डर था कि कहीं मुझे उस पर शक न हो जाए। अब मैं सच में हैरान
आसान था। बिना इक्विटी लिए इन्वेस्टमेंट करना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये तो लगभग मुझे फ्री में पैसा देने जैसा था। ये जिया फैमिली का स्टाइल बिल्कुल नहीं हो सकता था। चाहे मिस जिया कितनी भी सीधी सादी क्यों ना हो, वो चैरिटी के नाम पर इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देंगी। यही सोचकर मैंने अपना सवाल पूछ दिया। उधर श्या वार्निंग मन ही मन सोच रही थी। कोई हैरानी नहीं कि इतनी कम उम्र में ये इस पोजीशन तक पहुंच गया। अगर ली जिन उसके मन की बात सुन लेती तो शायद उसके दोनों कंधे पकड़कर जोर से कहती, जरा होश में आइए। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि ये आपके ब्रदर हैं। आप इतनी प्राउड किस बात पर हो रही हैं? प्रेसिडेंट लू, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं गारंटी साइन कर सकती हूँ। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। रुकिए, क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? मन ही मन श्या वार्निंग का जवाब था, क्योंकि आप मेरे ब्रदर हैं। मैं खुशी खुशी आप पर इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। लेकिन वो अपनी असली भावना कैसे बताती थी, इसलिए उसने शांत स्वर में कहा, जब से लू कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई है, बिजनेस वर्ल्ड में उसकी पोजीशन लगातार मजबूत होती गई है। हालांकि जिया फैमिली सबसे अच्छा मौका पहले ही खो चुकी है, लेकिन अब भी हम इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट लू मुझे ये मौका देंगे? मैं काफी देर तक चुप रहा। मैं अभी भी पूरी तरह सावधान था। मैं आपका फायदा नहीं उठा सकता। आप पहले कंपनी की परफॉर्मेंस समरी देख लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए। इतना कहते हुए मैंने अभी अभी कॉफी लेकर अंदर आई शेन बिंग बिंग की तरफ देखा। कंपनी की रीसेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट लेकर आई है। जी प्रेसिडेंट लू। वो सिर हिलाकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद रिपोर्ट लेकर वापस आई। उसने फाइल मेरे हाथ में दे दी। मैं उसे श्या वार्निंग को देने ही वाला था कि वो अचानक उठी, कॉफी टेबल के चारों ओर घूमकर सीधे मेरे बगल में आकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिपोर्ट मेरे साथ बैठकर ही पढ़ना चाहती हो। प्रेसिडेंट लू, जब आप इतने कंसिडरेट हैं तो मैं आपकी काइंडनेस खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। जब से मैं श्या वार्निंग से मिला था, एक अजीब सा एहसास लगातार मेरे मन में था, और इस पल वो एहसास और भी गहरा हो गया। आखिर रिपोर्ट पढ़ने के लिए उसे मेरे बिल्कुल पास आकर बैठने की क्या जरूरत थी? इस औरत को आखिर हुआ क्या था? श्या वार्निंग ने रिपोर्ट के एक हिस्से की तरफ इशारा किया। प्रेसिडेंट लू, क्या आप मुझे ये हिस्सा समझा सकते हैं? मुझे ये पूरी तरह समझ नहीं आया। मैंने अपनी बेचैनी दबाई और सिर झुकाकर उस हिस्से को देखने लगा जिसकी तरफ उसने इशारा किया था। जैसे ही मेरा ध्यान रिपोर्ट पर गया, श्या वार्निंग ने चुपचाप अपना दूसरा हाथ उठाया और धीरे धीरे मेरे बालों की तरफ बढ़ाया। शेन बिन बिन जहाँ खड़ी थी, वहां से उसे श्या वार्निंग की ये छोटी सी हरकत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ली जिन के एंगल से सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। श्या वार्निंग का हाथ जितना ऊपर उठ रहा था, उतनी ही तेजी से ली जिनकी धड़कन भी बढ़ रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर के पीछे भी आंखें हों। मैं अचानक मुड़ा और सीधे श्या वार्निंग की कलाई पकड़ ली। मेरे चेहरे पर जो सहज मुस्कान थी वो पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह हल्का सा गुस्सा आ गया। मिस श्या, प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाइए। श्या वार्निंग वहीं की वहीं रुक गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अलर्ट रहूंगा। ली जिनसे ये शर्मनाक सीन देखा नहीं जा रहा था। उसकी यंग लेडी हमेशा से सीधी और सम्मानित रही थी। जिंदगी में पहली बार उसने इतनी चोरी छिपे कोई काम किया था और पहली ही बार रंगे हाथों पकड़ी गई। अब श्या वार्निंग ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। मिस्टर लू, आप गलत समझ रहे हैं। असल में आप बिल्कुल मेरे उस छोटे भाई जैसे दिखते हैं जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही हूँ। इसीलिए मैं आपके बालों का एक स्ट्रैंड लेकर डीएनए टेस्ट करना चाहती थी। मुझे आपको पहले समझाने का मौका ही नहीं मिला। मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। इस जिंदगी में मैंने अपने बैकग्राउंड के बारे में शायद ही कभी गहराई से सोचा था। मुझे बस इतना याद था कि मेरे जन्म के तुरंत बाद एक ब्लैक हुड पहने आदमी ने मेरा अपहरण कर लिया था। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तब उस आदमी ने, जिसका चेहरा मैं साफ नहीं देख पाया था, मेरे मुंह और नाक को अपने हाथ से ढक दिया। वो मुझे घुटन देकर मारना चाहता था, लेकिन शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एक अडल्ट की मेमोरीज और माइंड हो सकते हैं। मुझे पता था कि सांस कैसे रोकनी है और मरे होने का नाटक कैसे करना है। जब उसे लगा कि बेबी ने तड़पना बंद कर दिया है और अब उसकी सांस भी नहीं चल रही, तो उसने मुझे सड़क किनारे घास में फेंक दिया। मैं तब तक चुपचाप पड़ा रहा जब तक किडनैपर्स वहां से चले नहीं गए। फिर जैसे ही मुझे लगा कि आसपास कोई राहगीर मौजूद है, मैं जोर जोर से रोने लगा ताकि किसी का ध्यान मेरी तरफ जाए। और उसी दिन मेरी मुलाकात उस ऑर्फनेज डायरेक्टर से हुई जिसने बाद में मुझे गोद ले लिया। अब पीछे मुड़कर सोचता हूँ, अगर मैं अपनी पिछली 2 जिंदगियों की यादों के साथ पैदा न हुआ होता और उस समय खुद को बचाने का तरीका न जानता, तो शायद इस जिंदगी में मैं अपने जन्म वाले दिन ही मर गया होता। मैंने कभी अपनी बायोलॉजिकल फैमिली को दोष नहीं दिया। आखिर जो कुछ हुआ था वो शायद किसी के भी बस से बाहर था, लेकिन सुलिंगियन को ढूंढने की वजह से और इस डर से कि अगर मैं अपने असली परिवार के साथ बड़ा हुआ तो शायद उसे कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा, मैंने कभी अपने असली परिवार को खोजने की कोशिश ही नहीं की। मैंने बस इतना भी नहीं सोचा था कि पूरे 19 साल बाद मेरे परिवार का कोई सदस्य खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे सामने आ जाएगा। इन सारी यादों से बाहर आने के बाद मैंने श्या वार्निंग की माफी का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा, तो इसी वजह से आपने मेरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करवाया था? श्या वार्निंग एक बार फिर हैरान रह गई। मैं मुस्कुराया। प्रेसिडेंट स्या, क्या आप
मुझे इतना कम समझती हैं? अगर किसी ने मेरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया हो और मुझे उसकी भनक तक न लगे तो फिर सीईओ की ये पोजीशन किसी और को दे देनी चाहिए। ये सुनकर श्रेया वानिंग को एक साथ शर्म भी आई और राहत भी मिली। जब उसने देखा कि मैं नाराज नहीं हूं तो उसने एक बार फिर माफी मांगी, फिर सीधे अपनी असली रिक्वेस्ट रख दी। मिस्टर लू, अब जबकि आपको सब पता चल ही गया है, क्या आप मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार होंगे? उसी समय शेन बिन कॉफी लेकर अंदर आई। जैसे ही उसने कॉफी रखी, उसने श्रेया वानिंग और मेरी तरफ बारी बारी से देखा। शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था, लेकिन हम दोनों सच में कुछ हद तक एक जैसे दिखाई देते थे। मेरी नजर कॉफी की सतह पर पड़ी हल्की लहरों पर टिक गई। मेरी उंगलियां धीरे धीरे आर्मरेस्ट पर टैप कर रही थी। मुझे चुप और हिचकिचाता देखकर श्रेया वानिंग बेचैन हो गई। इतने सालों से हमारा पूरा परिवार मेरे छोटे भाई के गायब होने की वजह से दुख और अपराध बोध में जी रहा है, लेकिन उस समय बहुत सारी बातें एक साथ हो गई थी। सब कुछ इतनी अचानक हुआ। हमारे न्यूबॉर्न ब्रदर का किडनैप हो गया, उसी समय हमारे फादर भी अचानक गायब हो गए। ऊपर से रिश्तेदारों और शेयर होल्डर्स ने भी उस हालात का फायदा उठाया। हमारी मदर डिलीवरी रूम से लगभग जिंदा बाहर ही नहीं निकल पाई थी। इन सभी सालों में हमने उसे ढूंढना कभी बंद नहीं किया। हमें पता था कि उस हालात में किडनैप होने के बाद उसके बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आप सच में मेरे ब्रदर हैं तो क्या आप हमें एक मौका देंगे? बिल्कुल सही मिस्टर लू, ली जिन ने भी उसकी बात का समर्थन किया। तीनों यंग लेडीज अपने छोटे भाई को याद करते करते लगभग पागल हो चुकी हैं। मैडम बाहर से भले ही हमेशा शांत और रिजर्व्ड रहती हो, लेकिन जिया फैमिली के यंग मास्टर के लिए जो कमरा तैयार किया गया है वो अक्सर पूरा दिन उसी कमरे में अकेली बैठी रहती हैं। हर दिन उन्हें बस उसी दिन का इंतजार रहता है जब उनका छोटा बेटा वापस घर लौट आएगा। मैंने श्रेया वानिंग की लगभग विनती करती आंखों की तरफ देखा। मेरे चेहरे का भाव थोड़ा असहज हो गया। यान मंग याओ के अलावा मैंने कभी किसी इतनी ऊंची हैसियत वाली औरत को अपने सामने इतनी विनम्रता से बात करते नहीं देखा था। जो लोग मेरे साथ चालें चलते थे उन्हें संभालना मेरे लिए आसान था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल ऐसे लोगों से होती थी। हो सकता है मैं आपका ब्रदर ही ना हूं, आपको मुझसे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैंने अपने हाथ से सिर के कुछ बाल जड़ों सहित निकाल ली, फिर उन्हें श्रेया वानिंग की तरफ बढ़ा दिया। आज दोपहर मुझे और भी काम है, आप खुद जाकर डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। शेन बिन ने चिंता से मुझे देखा। प्रेसिडेंट लू, अगर आप खुद साथ नहीं जाएंगे और सिर्फ अपने हेयर सैंपल दे देंगे तो क्या आपको डर नहीं कि कोई उनका किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है? श्रेया वानिंग की मौजूदगी की वजह से उसने अपनी बात पूरी नहीं कही, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल साफ था। श्रेया वानिंग कुछ कहती उससे पहले ही मैंने जवाब दे दिया। तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, प्रेसिडेंट श्रेया के साथ डीएनए टेस्ट के लिए जाओ। आज तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। अब जाकर शेन बिन को राहत मिली। अंडरस्टूड। हम दोनों की बातचीत सुनकर भी श्रेया वानिंग बिल्कुल नाराज नहीं हुई। उल्टा मेरी इतनी सावधानी देखकर उसे सुकून मिला। उसने बहुत संभाल कर मेरे दिए हुए हेयर सैंपल को लिया, उसे पहले से तैयार स्टेराइल सैंपल बैग में सील किया। फिर उसने मेरी तरफ गहराई से देखा। इस बार उसने मुझे प्रेसिडेंट लू या मिस्टर लू नहीं कहा। उसने धीरे से कहा, जब डीएनए टेस्ट पूरा हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने वापस आऊंगी। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में रोक दी। मैं इस कॉपरेशन प्रपोजल को देख चुका हूँ। ये लगभग ऐसा है जैसे आप मुझे मुफ्त में पैसा दे रही हो। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि मैं आपका ब्रदर हूँ या नहीं। मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा, इसे वापस ले जाइए। ये देखकर कि मैं अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ा हुआ था, जिया वानिंग के पास अपनी बाकी बात निगल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने ली जिन को इशारा किया कि वह उसे ले ले, फिर शेन बिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नहीं प्रेसिडेंट श्रेया, आप पहले जाइए। शेन बिन इस इशारे से लगभग डर ही गई थी। जिया वानिंग की ऊंची हैसियत की बात तो अलग थी। अगर डीएनए टेस्ट से यह साबित भी हो जाता कि दोनों का रिश्ता है, तब भी वह उसकी बॉस की बड़ी बहन ही रहती। ऐसे में शेन बिन की हिम्मत कैसे होती कि वह उसके आगे चलती? श्रेया वानिंग ने कुछ नहीं कहा और खुद ही सबसे आगे चल दी। उसके कदम हमेशा की तरह शांत और स्थिर थे, लेकिन ली जिन, जो उसे अच्छी तरह जानता था, फिर भी उसकी इस शांति के पीछे छिपी हल्की सी बेचैनी को महसूस कर सकता था। कंपनी से बाहर निकलते ही श्रेया वानिंग ने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठी और तुरंत एक फोन कॉल लगा दिया। उधर इंपीरियल कैपिटल में यांग वैन श्रेया फैमिली की स्टडी रूम में बैठकर काम संभाल रही थी। जैसे ही उन्हें श्रेया वानिंग का कॉल मिला और उन्होंने सुना कि शायद उनके बेटे का पता चल गया है, वह उत्साह में तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई। मैं अभी शांग सिटी आ रही हूँ, जिया वानिंग ने उन्हें जल्दी से रोक दिया। मॉम, हमें अभी तक पूरा यकीन नहीं है, आप बस अपने हेयर सैंपल्स एयर कुरियर से भिजवा दीजिए। मुझे डर है कि सिर्फ मेरे सैंपल से टेस्ट पूरी तरह एक्यूरेट नहीं होगा। शाह फैमिली के बटलर लू डेक्सुआन ने भी उन्हें समझाया। मैडम कृपया शांत हो जाइए, ये पहली बार नहीं है जब हमें लगा हो कि शायद यंग मास्टर मिल गए हैं। आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी यांग वान धीरे धीरे वापस बैठ गई। मेरे पास और कितने 19 साल इंतजार
स्वीकार करने की ताकत बची है, लेकिन उनके पास इस बात पर सोचने का भी समय नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने बालों की पर्याप्त मात्रा निकाली और उन्हें सैंपल बैग में सील कर दिया। उन्होंने पूरा प्रोसेस इतनी आसानी से किया जैसे ये काम वह पहले भी कई बार कर चुकी हो। स्टीवर्ड, तुरंत हेलीकॉप्टर से ये हेयर सैंपल्स भिजवा दो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से शिया फैमिली एक बार फिर उथल पुथल में पड़ गई थी। सच कहूं तो भले ही मैंने डीएनए टेस्ट के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मुझे खुद उसके रिजल्ट की ज्यादा परवाह नहीं थी। समाज में मेरी जो करंट स्टेटस थी उसके साथ मैं बिना किसी फैमिली के भी बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता था। और वैसे भी यान मंग याओ पहले ही कह चुकी थी कि जब तक मेरे पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं होगी तब तक हमारे साथ रहने से कोई भी हमें नहीं रोक सकता। इन सब बातों को फिलहाल दिमाग से निकाल कर मैंने कुछ दिन पहले युंग फैमिली से मिला इन्विटेशन निकाला और एक फोन कॉल किया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक ब्लॉन्ड वुमन जिसकी ब्लू आईज थी, सनग्लासेस लगाए हुए और हाथों में कई बैग्स पकड़े हुए अंदर चली आई। डिड यू मिस मी? मैंने उसकी तरफ देखा। बकवास बंद करो, मेरे कपड़े निकालो। वह तुरंत तैयार हो गई। जरा भी बुरा माने बिना वह मुस्कुराई और बोली, एट योर सर्विस। मेरे सामने खड़ी ये और कोई नहीं बल्कि डायना थी, जिसे हैंड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता था और जो सबसे टॉप स्टाइलिस्ट मानी जाती थी। वर्तमान में वह वैक्सिंग एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रही थी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसे स्टाइलिंग का गॉड फादर माना जाता था। यहाँ तक कि टॉप टियर सेलिब्रिटीज को भी उसकी सर्विसेज लेने के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ता था, और तब भी ये पूरी तरह उसके मूड पर डिपेंड करता था कि वह उनका काम करेगी या नहीं। लेकिन जब भी मैं उससे मदद मांगता था वह हमेशा आ जाती थी। जब मैं लाउंज में जाकर फॉर्मल अटायर पहन रहा था तब डायना एक एप्पल खाते हुए स्पष्ट आवाज में बोली, मैं अभी बिजनेस ट्रिप से वापस आई हूँ और सुना है कि तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स में से एक बन गए हो। कांग्रेचुलेशंस। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, सो क्या अब तुम मुझे कीप करने वाले हो? मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली। मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है, थैंक यू। लेकिन डायना ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई नामुमकिन बात सुन ली हो। तो तुमने सच में चीट किया? मुझे लगा था वो इडियट सूजी बस तुम्हारी बुराई कर रही थी। नाइसली डन। तो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? गॉसिप करना बंद करो। मैं चलकर अपनी डेस्क के पास बैठ गया। अब मेरा स्टाइलिंग शुरू कर सकती हो? डायना ने हल्के से अपनी उंगलियां मेरे गाल पर फेरी। हल्की मुस्कान के साथ उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। उधर यनमंग याओ ने समय देखा और लू येन को कॉल करने ही वाली थी कि तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। जोंग टिंग ने अंदर झांकते हुए कहा, मिस्टर लॉ आ गए हैं। यान मांग याओ को लगा कि मैं फिर से उसे लेने आया हूँ, लेकिन जोंग टिंग के चेहरे पर कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन था। क्या हुआ? उसकी आवाज अचानक रुक गई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर आया, मेरा हैंडसम अपीयरेंस देखकर यन मंग याओ की सांसें साफ तौर पर तेज हो गई। वह बिना पलक झपकाए मुझे देखती रह गई। काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं उसके पास गया, दोनों हाथ उसकी डेस्क पर टिकाए और पूछा, क्या हुआ? यान मंग याओ ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें युंग फैमिली का इन्विटेशन नहीं मिला? मिला था, लेकिन वो कुछ पल रुकी, फिर इंटरकॉम दबाया। आज रात की वीडियो कॉन्फ्रेंस कल के लिए रीशेड्यूल कर दो। ये सुनते ही जोंग टिंग तुरंत बोली, मिस, वो इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस है, उसकी प्रिपरेशन हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। यन मंग याओ कुछ कह पाती उससे पहले ही मैंने उसे रोक दिया। अगर तुम बिजी हो तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे ऐसे बैंक्वेट्स में जाना पसंद नहीं है, लेकिन अंकल जुंग ने मेरी बहुत मदद की थी। जब मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी तब मैं उनका इन्विटेशन मना नहीं कर सकता। यान मंग याओ की आवाज में हल्की सी झेल सी साफ सुनाई दे रही थी। इतना हैंडसम बनकर तुम अकेले बैंक्वेट में जाओगे? वहां की सारी रिच यंग लेडीज तुम पर फिदा हो जाएंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। आखिर में वह खुद को रोक नहीं पाई। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी। अगर कोई अर्जेंट बात हो तो मुझे कॉल कर देना। रात हो चुकी थी। पूरे शहर की रोशनियां जगमगा उठी थी। युंग रेजिडेंस के बाहर एक के बाद एक लग्जरी कार्स आकर रुक रही थी। युंग फैमिली के पिता और बेटा मुस्कुराते हुए एंट्रेंस पर खड़े थे और आने वाले हर गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अभी तक चहल पहल से भरा एंट्रेंस अचानक शांत हो गया। चारों तरफ से हैरानी भरी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे देखते ही जुंग वो चांग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने तुरंत अपने बेटे को आगे खींचते हुए कहा, आमतौर पर मेरा ध्यान हमेशा प्रेसिडेंट लॉ की एबिलिटी और विजन पर रहता था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि प्रेसिडेंट लॉ की लुक्स भी किसी से कम नहीं है। आज जिस तरह आपने ड्रेसअप किया है उसके सामने तो सेलिब्रिटीज भी फीके पड़ जाएंगे। मैंने पहले से तैयार किया हुआ गिफ्ट उन्हें दे दिया। आप जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं अंकल जुंग। जुंग वो चांग ने खुश होते हुए गिफ्ट बॉक्स ले लिया। प्रेसिडेंट लू, आपका यहाँ आना ही हमारे लिए सम्मान की बात है। फिर गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने वह गिफ्ट पास खड़े बटलर को दे दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। शाओलोंग, यही वो बड़े भाई हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें अक्सर बताया करता हूँ। जुंग वो चांग ने जुंगलोंग को आगे धकेला। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के सीईओ बन चुके हैं। बिजनेस वर्ल्ड में ये तुम और मुझसे भी ज्यादा काबिल हैं। जरा खुद को देखो, तुम्हारे 19 साल के होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है और
तुम टॉप 500 में भी नहीं आ सकते। पूरा दिन बस खेलते कूदते रहते हो। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि तुम मिस्टर लॉ जितने आउटस्टैंडिंग बनो, लेकिन अगर तुम उनके 10,000वें हिस्से जितने भी केपेबल होते तो मुझे इतनी चिंता नहीं रहती। जुंग लोंग ने झुंझलाकर अपने पिता का हाथ छटक दिया। हाँ हाँ पता है, दिन में 800 बार यही बात कहते हो, आप थकते नहीं क्या? उसने मेरी तरफ एक हल्की सी नजर डाली। आप यहीं रहिए और गेस्ट्स को रिसीव कीजिए, मैं अपने कजन को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे बदमाश लड़के! जुंग वो चांग उसे भागते हुए देखते रह गए। वह बस बेबसी से उसे घूर सके, फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़े। प्रेसिडेंट लू, कृपया उसे माफ कर दीजिए, मैंने ही उसे ज्यादा बिगाड़ दिया है। घर जाकर इसकी अच्छी तरह खबर लूंगा। मुझे हल्का सा हेडेक महसूस होने लगा। मैं जानता था कि जुंग वो चांग का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन उनमें वही कमी थी जो बहुत से पेरेंट्स में होती है, बच्चों की दूसरों से तुलना करना। और अनजाने में उन्होंने मेरे लिए अपने बेटे के मन में नाराजगी भी पैदा कर दी थी। जुंगलोंग की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह पहली बार ऐसी तुलना नहीं सुन रहा था। मैंने शांत स्वर में कहा, प्रेसिडेंट जुंग, बच्चों को पालने का आपका तरीका थोड़ा गलत है। हर इंसान की अपनी अलग एम्बिशन होती है, अपने बच्चे पर इतना ज्यादा दबाव मत डालिए। हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट लू सही कह रहे हैं। जुंग वो चांग ने तुरंत एक वेटर को बुलाया। प्रेसिडेंट लू, कृपया अंदर आइए। मैंने सिर हिलाया और वेटर के पीछे पीछे बैंक्वेट हॉल के अंदर चला गया। उधर जुंग लोंग दौड़ता हुआ वापस आया। वह सीधे सोंग हायन के पास पहुंचा। सोंग हायन ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। अरे तुम तो बाहर अपने डैड के साथ गेस्ट्स को रिसीव कर रहे थे, वापस क्यों आ गए? जुंग लोंग ने चिढ़कर कहा। उस आदमी से सामना हो गया। घर पर तो डैड हर समय उसी की बातें करते रहते हैं, लेकिन आज तो उसके सामने ही मेरी उससे तुलना करने लगे। मैं सच में तंग आ चुका हूँ। सोंग हायन ने हैरानी से पूछा, किस आदमी की बात कर रहे हो? उस कंपनी के प्रेसिडेंट, क्या नाम है उसका? जुंग लोंग ने होंठ सिकोड़ ली। क्या उस आदमी की मुझसे कोई दुश्मनी है? हर दिन मुझे उसी के साए में जीना पड़ता है। उसकी बात खत्म होते ही पास खड़े सोंग हायन और सू सिबलिंग्स के चेहरे बदल गए। सूजी के चेहरे पर तुरंत नफरत साफ दिखाई देने लगी। वो भी यहाँ आया है? हाँ, जुंगलोंग ने सिर हिलाया। मेरे डैड तो उसकी प्रैक्टिकली पूजा करते हैं, भला उसे इनवाइट क्यों नहीं करते? मिसेस सू ने सोंग हायन के उदास चेहरे को देखा। वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसे दिलासा देते हुए बोली, दिल पर मत लो, उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे वो यहाँ है ही नहीं। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, भीड़ में अचानक हैरानी भरी आवाजें गूंज उठी। मिसेस सू ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ चलते हुए देखा, वह वहीं की वहीं जम गई। वह हमेशा से जानती थी कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इतना ज्यादा आकर्षक लग सकता हूँ। सूजी ने तुरंत उसका हाथ जोर से खींचा। सिस, मिस सू अचानक होश में आई और जल्दी से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन फिर भी अपनी आंखों के कोने से वह बार बार मेरी तरफ देखे बिना नहीं रह पा रही थी। उसे इस तरह खोया हुआ देखकर सोंग हायन ने अनजाने में अपने दांत खींच ली। मेरी तरफ उठी उसकी नजरें जलन और दुश्मनी से भरी हुई थी। शुरुआती हैरानी खत्म होने के बाद कई एंटरप्रेन्योर्स शैंपेन के ग्लास लेकर मुझसे मिलने आने लगे। हाई सोसाइटी का बैंक्वेट एक तरह से बिजनेस वर्ल्ड के बड़े लोगों का नेटवर्किंग इवेंट भी होता है। मेरी कंपनी मार्केट में लीडिंग पोजीशन पर थी और मैं ऐसे इवेंट्स में बहुत कम दिखाई देता था। इसी वजह से मेरे आने के थोड़ी ही देर बाद मैं मेहमानों से घिर गया। जुंग लोंग ने पहले मेरी तरफ देखा, जो सबका अटेंशन का सेंटर बना हुआ था। फिर उसने एक तरफ खड़े लगभग नजरअंदाज के जा रहे सोंग हायन को देखा। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ा और अपने कजन की तरफ से शिकायत करते हुए ऊंची आवाज में बोला, जो लोग जानते हैं वो समझेंगे कि ये मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे बैंक्वेट है, और जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि ये प्रेसिडेंट लॉ का पर्सनल बैंक्वेट है। प्रेसिडेंट लू के आते ही सारी लाइमलाइट उन्हीं पर चली गई। क्या ये जोंग फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर इन्हें बस हर जगह शो ऑफ करना पसंद है? उसने जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में कहा कि पूरा बैंक्वेट हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। मेरे आसपास खड़े सभी लोग उसकी तरफ मुड़कर देखने लगे। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर जुंग लोंग करना क्या चाहता है। उसी समय किसी ने अचानक कहा, अरे वो तो लू कॉर्पोरेशन की डायरेक्टर सू नहीं है? बस उस एक वाक्य ने पूरे हॉल में हलचल मचा दी। अपर क्लास सोसाइटी में मिस सू और मेरे रिश्ते के बारे में लगभग हर कोई जानता था, खासकर कल के बाद जब वेबो पर इतना बड़ा हंगामा हो चुका था। लोगों को ऐसी बातें जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती है। मेरे लिए उसके मन में जो थोड़ी बहुत बची हुई भावना थी, वह भी उसी पल गायब हो गई। सूजी को सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब कोई उसकी बहन का मजाक उड़ाता था। उसने तुरंत अपना हाथ सोंग हायन के कंधे पर रखा और पलट कर कहा, हमें तो प्रेसिडेंट लू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरी बहन को छोड़ दिया, वरना मेरी सिस्टर और ब्रदर हैन फिर से एक साथ कैसे आ पाते? उसकी बात और हरकत ने तुरंत सबका ध्यान सोंग हायन की तरफ खींच लिया। भीड़ में से किसी ने पूछा, ये जेंटलमैन कौन है? जुंग लोंग तुरंत आगे आया और बोला, इनका नाम सोंग हायन है।
ये इंपीरियल कैपिटल के सोंग फैमिली के यंग मास्टर हैं। सोंग फैमिली 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक है। भीड़ में से किसी ने हैरानी से कहा, क्या? जुंगलोंग ने ऐसा एक्सप्रेशन दिया जैसे कह रहा हो ये तो ऑब्वियस है। फिर उसने आगे कहा, और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा, मेरे कजन की गर्लफ्रेंड भी 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक सू फैमिली की बेटी है। दोनों एक परफेक्ट मैच है। तो अगर कोई और कैपेबल भी हो, आखिर में वो सिर्फ एक ऐसा ऑर्फन ही है जिसके पेरेंट्स कौन है किसी को नहीं पता। उसकी बात सुनते ही मेरी उंगलियां शैंपेन ग्लास पर और कस गईं। मैंने सामने खड़े उन लोगों की तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ अपना ग्लास उठाया। मिस सू सच में मिस्टर सॉन्ग के लिए परफेक्ट मैच है। आखिर एक इलेजिटिमेट डॉटर भी सू फैमिली की मेंबर ही होती है ना? मेरे ये शब्द निकलते ही पूरे बैंक्वेट हॉल में हैरानी की लहर दौड़ गई। वेल्थी फैमिलीज में ब्लड लाइन सबसे ज्यादा मायने रखती थी। एक लेजिटिमेट चाइल्ड और एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के बीच जमीन आसमान का फर्क माना जाता था। यहाँ तक कि कई बार जिन पेरेंट्स का पता न हो, ऐसे ऑर्फन से भी ज्यादा लोग एक इलेजिटिमेट चाइल्ड को नीची नजर से देखते थे। बहुत से लोग सोच रहे थे कि अगर मिस सू सच में सू फैमिली की बेटी थी तो फिर वह मेरी कंपनी में काम क्यों कर रही थी। अब उन्हें अचानक सब समझ आ गया। सुलिंगियन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने सबके सामने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तभी सोंग हायन एक शांत और शालीन अंदाज में आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट लू, अपनी एक्स के बारे में इस तरह बुरा बोलना किसी जेंटलमैन को शोभा नहीं देता। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी लिंग को भुला नहीं पाए हो, लेकिन अब जबकि तुम दोनों अलग हो चुके हो, कम से कम एक दूसरे की इज्जत तो रहने दो। क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने अपने चेहरे की मुस्कान बरकरार रखते हुए जवाब दिया, मिस्टर सॉन्ग, आप सच में एक प्रेस्टिजियस फैमिली के यंग मास्टर की तरह बात करते हैं, लेकिन अगर मुझे सही याद है, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने किसी के पास जाकर कोई परेशानी खड़ी नहीं की। मिस्टर जंग खुद आपकी तरफ से आगे बढ़े और अपने शब्दों से मेरी बेइज्जती करने लगे। उस समय आप क्या कर रहे थे? आपने उन्हें मैंसर्स में रहने की सलाह क्यों नहीं दी? मेरी बात सुनकर सॉन्गहेन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। बस बहुत हुआ। जोंगलोंग तुरंत सॉन्गहेन के सामने खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट लॉ, मुझे लगता है सीईओ बनकर आप अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। इतनी तेज जुबान है आपकी, आपको तो स्टैंड अप कॉमेडी करनी चाहिए। और वैसे क्या आपको नहीं लगता कि आपका ये व्यवहार थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कोई शर्मिंदा होकर गुस्सा निकाल रहा हो? या फिर जैसा मेरे कजन ने कहा था, क्या आपके दिल में अभी भी मेरी कजन इन लॉ के लिए फीलिंग्स है? इतना कहते कहते उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने का नाटक करते हुए बोला, सुना था प्रेसिडेंट लू की नई गर्लफ्रेंड भी है, तो आज रात उसे साथ क्यों नहीं लाए? जोंगलोंग को पूरा यकीन था कि मेरी तथाकथित गर्लफ्रेंड या तो झूठ थी या फिर किसी भी तरह मिस सू के बराबर नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा, इस इंतजार में कि मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं। लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि सू सिबलिंग्स के चेहरों के भाव अचानक बदल चुके थे। मैंने युंगलोंग की तरफ आधी मुस्कान के साथ देखा, जैसे उसके शब्दों के पीछे छिपे इशारे को मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने जवाब दिया, उसे कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ सकी, या फिर उसे साथ लाने में शर्म आ रही थी। मैंने उसके इस वाक्य का स्वाद लिया और हंसी रोक नहीं पाया। मिस्टर जोंग, लगता है आपको मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे भी ज्यादा पता है। ड्रामा मत करो। अगर वो सच में इतनी अमेजिंग है तो उसे यहाँ लेकर आओ। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट लू पहले लिन यंगी को हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। अब नई गर्लफ्रेंड मिल गई है तो उसे छिपाकर क्यों रख रहे हो? चाहे मेरी कजन इन लॉ सू फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर ही क्यों ना हो, फिर भी वो एक वेल्थी फैमिली से आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट लू का दिल टूट गया और उसने अपने स्टैंडर्ड्स ही नीचे कर लिए? जैसे ही उसने ये बात खत्म की, वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उम्मीद से मेरी तरफ मुड़ गईं। अब तक सबको मेरी नई गर्लफ्रेंड के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी हो चुकी थी, खासकर इसलिए क्योंकि मेरा बिहेवियर सच में थोड़ा सिक्रेटिव लग रहा था। उसी समय एंट्रेंस की तरफ से हाई हील्स की साफ आवाज गूंजने लगी। उसके साथ एक जवान लड़की की हंसती हुई आवाज सुनाई दी, मिस, कोई कह रहा है कि मिस्टर लू के साथ रहना अपने लेवल को गिराना है। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, वहां मौजूद ज्यादातर लोग एकदम जड़ हो गए, लेकिन सू सिबलिंग्स के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। यन मंग याओ सीधे मेरी तरफ चली आई, जैसे वहां उसके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। उसने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और नाराजगी से बोली, उन्होंने तुम्हें इतना प्रोवोक किया, फिर भी तुमने मेरा नाम तक इस्तेमाल नहीं किया। क्या मैं सच में इतनी शर्मनाक हूँ कि मुझे सबके सामने नहीं दिखा सकते? मैंने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? यान मंग याओ ने चारों तरफ मौजूद लोगों पर नजर डाली। मीटिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई मेरे बॉयफ्रेंड को बुली करे तो मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। शायद मैं यहाँ मौजूद सबको ही काट खाऊं। अगर यही बात कोई और कहता तो लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन बोलने वाली यान मंग याओ थी। जिस पल से वो अंदर आई थी, तभी से पूरा माहौल बेचैन हो चुका था, क्योंकि यान मंग याओ यहाँ अपनी फैमिली की ब्रांच कंपनी
संभालती थी, इसलिए वहां मौजूद ज्यादातर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स उसे पहचानते थे। लेकिन कोई उन्हें ये कैसे समझाता कि जिस गर्लफ्रेंड को वो लोग समझ रहे थे कि लू यन शर्म की वजह से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो असल में यन मंग याओ थी। और लू यान के साथ उसका बर्ताव देखकर हर कोई पूरी तरह हैरान रह गया। प्रेसिडेंट लू की गर्लफ्रेंड असल में यान मंग याओ है। मैं तो सोचता था कि मिस यान जैसी लड़की रिलेशनशिप में भी हमेशा ठंडी और दूर रहने वाली होगी, लेकिन प्रेसिडेंट लॉ के साथ उसका बिहेवियर तो बिल्कुल अलग है। अभी जोंग लॉन कह रहा था कि प्रेसिडेंट लॉ अपना लेवल गिरा रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाने लायक नहीं है। अब देखो ये बात कितनी हास्यास्पद लग रही है। एसवी फैमिली की एक इलेजिटिमेट डॉटर की तुलना यन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर से कैसे की जा सकती है? सू लिंगियन के चेहरे का भाव अब सिर्फ खराब नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उसके पास उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं था। पहले वो मेरे प्यार का सहारा लेकर यान मंग याओ के सामने घमंड से पेश आती थी। अब जब मैं उसके साथ नहीं था, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उस औरत के सामने उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। जंग लोंग का चेहरा कभी पीला पड़ रहा था तो कभी लाल, लेकिन सबसे ज्यादा उसके चेहरे पर अविश्वास था। उसे भी ज्यादा शॉक्ड सॉन्ग हैन था, जिसने अब तक लगभग कुछ बोला ही नहीं था। बाहर के लोग सिर्फ कैपिटल की 10 ग्रेट फैमिलीज के बारे में जानते थे, लेकिन वहां पैदा होकर बड़ा हुआ सॉन्ग हैन उनसे कहीं बेहतर उनकी असली अहमियत समझता था। जितनी ऊंची किसी फैमिली की रैंकिंग होती थी, उनके बीच का फर्क उतना ही बड़ा होता था। 10 ग्रेट फैमिलीज में सिर्फ शिया फैमिली ही यान फैमिली की बराबरी कर सकती थी। यहाँ तक कि तीसरे स्थान पर रहने वाली जी फैमिली भी उन दोनों से बहुत पीछे थी। और यान मंग याओ ओल्ड मास्टर यान की इकलौती बेटी थी। उनकी उम्र काफी बढ़ जाने के बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए पूरे यान फैमिली में उसे बेहद लाड प्यार मिला था। ऐसी लड़की सॉन्ग हैन जैसी हैसियत वाला इंसान सपने में भी पाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब सभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी सूजी ने अचानक ठंडी हंसी छोड़ी। तुम लोग सच में ये सोचते हो कि सिर्फ 2 लोगों के साथ होने से सब कुछ तय हो जाता है? युंग लोंग भी बिना डरे बोला, अगर वापस साथ आना चाहते हो तो पहले ये देखो कि तुम उसके लायक भी हो या नहीं। किसी को अपने प्यार में डाल लेने से क्या हो गया? अगर उसके पेरेंट्स ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम कभी यान फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते। यान मंग याओ हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। लगता है तुम लोगों को मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझसे भी ज्यादा पता है। मैंने अब तक तुम्हारी बातें बहुत बर्दाश्त कर ली, और अब भी तुम मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम लोग जीने से थक चुके हो? उसकी आवाज सुनते ही सूजी और जुंग लोंग ने अनजाने में अपनी गर्दन सिकोड़ ली। क्या करना चाहती हो? यन मंग याओ ने भौहें सिकोड़ते हुए जोंगटिंग को आदेश दिया। आदेश मिलते ही जोंगटिंग तुरंत अपने लोगों के साथ आगे बढ़ी और सूजी और जुंग लोंग को पकड़ लिया। स्लैप स्लैप स्लैप। जैसे ही एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ों की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया। जब सूजी दर्द से चीख उठा, तभी सू लिंगियन घबराकर दौड़ती हुई आई। तुम लोग क्या कर रहे हो? जोंगटिंग के चेहरे से उसकी हमेशा वाली आलसी मुस्कान पूरी तरह गायब थी। उसकी नजरें अभी बिल्कुल नई धार वाली तलवार जितनी तेज थीं। मिस सू, अगर आपका भाई अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकता तो उसे सबक सिखाना बिल्कुल सही है, और अगर आप बीच में पड़ने की जिद करेंगी तो सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, समझी? सू लिंगियन ने अचानक अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखें खून उतर आने की वजह से लाल हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उसे सूजी की इतनी चिंता थी। असल में यान मंग याओ जो कर रही थी, वो सबके सामने उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। सू लिंगियन की बेबसी के मुकाबले सोंग हैन ऐसे खड़ा था जैसे उसे जोंग लोंग की चीखें सुनाई ही नहीं दे रही हो। वह एक किनारे चुपचाप खड़ा था और पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी की नजर उस पर न पड़े। कुछ देर के लिए पूरे बैंक्वेट हॉल में कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चारों तरफ सिर्फ लगातार पड़ते थप्पड़ों की आवाजें और उन दोनों आदमियों की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। डब्ल्यू! जुंग लोंग सिसकने लगा। अपने बेटे का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ देखकर जुंग वो चांग अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। मिस यन, आपको मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। यान मंग याओ पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी। मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने की बजाय अपने प्यारे बेटे से पूछिए कि उसने अभी क्या कहा था। यान मंग याओ और मुझे इतना शांत देखकर जुंग वो चेंग शक भरी नजरों से जुंग लोंग की तरफ देखने लगा। यन मंग याओ के आने के बाद उसे पहले ही हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था। उसे एंट्रेंस पर जुंग लोंग का हंगामा भी याद था। अगर उसने सच में यन मंग याओ के सामने कुछ गलत कह दिया था तो शायद जुंग वो चांग भी उसे नहीं बचा सकता था। जुंग लोंग के मन में अपराध बोध था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। जुंग वो चांग के सामने खड़े होकर उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मैंने चाहे जो भी कहा हो, उसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का कोई हक नहीं था। और क्या मैं गलत था? लू यान एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। वो यान फैमिली का सन इन लॉ बनने के बिल्कुल लायक नहीं है।
उसकी ये बात सुनते ही जुंगवो चांग की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही एंट्रेंस की तरफ से एक ठंडी और बेपरवाह महिला की आवाज सुनाई दी। अगर शिया फैमिली का यंग मास्टर भी लायक नहीं है तो तुम्हारे हिसाब से आखिर लायक कौन है? सब लोग उसी आवाज की तरफ मुड़ गए। उन्होंने देखा कि शियावानिंग, शिया फैमिली की इल्डेस्ट डॉटर, कुछ लोगों के साथ बैंक्वेट हॉल के अंदर चली आ रही थी। नए आए लोगों को देखकर वहां मौजूद कई लोग उलझन में पड़ गए। यनमंग याओ की तरह शियावानिंग यहाँ की ब्रांच कंपनी नहीं संभालती थी, वह हमेशा कैपिटल में ही रहती थी, इसलिए वहां मौजूद बहुत कम लोग उसे पहचानते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे पहचानते ही खड़े रह गए। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। शिया फैमिली की इल्डेस्ट डॉटर यान मांग याओ भी कुछ पल के लिए चौंक गई। उसे शियावानिंग की वो बात याद आई कि उसका छोटा भाई उससे आधा साल छोटा है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं पूरी तरह शांत था, मेरे चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। उसी पल उसके मन में एक बेचैन कर देने वाला ख्याल आया, क्या सच में इतना बड़ा संयोग हो सकता है? जियोनिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वहां मौजूद लोग क्या सोच रहे थे। जिस पल डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई थी, उसे लगा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो सके वो मेरे पास पहुंच जाए। एंट्रेंस के पास खड़े लोग अपने आप रास्ते से हट गए। शियावानिंग तेजी से मेरे पास आई और बिना एक पल गंवाए मुझे कसकर गले लगा लिया। लिटिल ब्रदर, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। शेनम बिम्बिन, जो उसके साथ आई थी, सही समय पर बोली, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। कंग्रेचुलेशंस प्रेसिडेंट लॉ, आपको आखिरकार अपना परिवार मिल गया। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग बदल गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक बर्थडे बैंक्वेट में आकर उन्हें इतने बड़े बड़े ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिलेंगे। मैं जियोनिंग की बाहों में कसकर जकड़ा हुआ था और थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि इस जीवन में वह मेरी ब्लड रिलेटिव थी, लेकिन हमारी मुलाकातें वास्तव में बहुत कम हुई थी। जब मैंने महसूस किया कि खुशी की वजह से उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा है, तो मैं उसे खुद से अलग भी नहीं कर पाया। मैंने बस बेबसी से यान मंग याओ की तरफ देखा। जैसा मैंने सोचा था, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। फिर भी उसने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। आखिर वो उसकी होने वाली एल्डर सिस्टर इन लॉ थी। जोंगटिंग सावधानी से यनमंग याओ के कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाई, मिस, अगर मिस्टर लू सच में शिया फैमिली के बेटे हैं तो आपके रिलेशनशिप के सामने काफी मुश्किलें आने वाली हैं। हर कोई जानता है कि शिया फैमिली की तीनों सिस्टर्स अपने छोटे भाई को लेकर कितनी ऑब्सेस्ड हैं। जब उनका भाई किडनैप हुआ था तब ज्यादातर लोगों को लगा था कि शायद वो अब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे 19 साल तक शिया फैमिली ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर साल रिवॉर्ड की रकम बढ़ती ही गई। तीनों सिस्टर्स तो जैसे मिसिंग पर्सन नोटिसेस अपने माथे पर चिपकाकर उसे ढूंढना चाहती थीं। मैंने तो उन्हें अपने फादर को भी कभी इस तरह ढूंढते नहीं देखा। सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि जिया फैमिली में मिस्टर लू की क्या हैसियत है। यान मंग याओ ने जोंगटिंग को घूरते हुए गुस्से से कहा, चुप रहो। सूजी और जोंग लोंग के चेहरे अभी भी जल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये दर्द मार खाने की वजह से था या फिर आसपास के लोगों की हंसी और तानों की वजह से। जुंगवो चांग के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका बेटा लगातार यान फैमिली और जिया फैमिली दोनों को नाराज कर चुका था। सबसे बड़ी बात, जंग फैमिली अभी भी शिया कॉरपोरेशन की शेनही ब्रांच के साथ कून ऑपरेशन की उम्मीद लगाए बैठी थी। जब शियावानिंग थोड़ी शांत हुई तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। उसकी नजर यान मांग याओ पर पड़ी। उसकी आंखों में साफ लिखा था, इस बात का हिसाब बाद में करेंगे। इसके बाद उसने जुंगवो चांग की तरफ देखा। कल मैंने हमारी ब्रांच कंपनी के एक नए प्रोजेक्ट प्रपोजल को रिव्यू किया था। अगर मुझे सही याद है, प्रेसिडेंट जुंग भी उस बिडिंग में शामिल थे। ये सुनते ही जुंगवो चांग का दिल धड़कना जैसे भूल गया। उसके चेहरे की मांसपेशियां अनजाने में फड़कने लगी। प्रेसिडेंट शाह, मैं, लेकिन शियावानिंग ने हाथ उठाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शिया फैमिली कभी भी उस फैमिली के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगी जिसने मेरे भाई को बुली किया हो। अपना ख्याल रखिए। हालांकि जुंगवो चांग पहले से ही इस नतीजे का अंदाजा लगा चुका था, लेकिन शियावानिंग के मुंह से ये बात सुनते ही उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि इस बार बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जुंग लोंग घबराकर उसकी बाजू पकड़ने लगा, लेकिन जुंगवो चांग ने पलटकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने सोचा था कि बचपन में तेरी माँ नहीं रही, इसलिए तुझे थोड़ा ज्यादा प्यार दूं, लेकिन मैंने तुझे इतना बिगाड़ दिया कि आज तू कानून और हद दोनों भूल गया। शियावानिंग को उनके फैमिली मैटर में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपना ध्यान सु लिंगियन, उसके भाई और सोंग हैन की तरफ मोड़ दिया। सू सिबलिंग्स
की तरफ देखते हुए उसकी आंखें सर्दियों की बर्फ जितनी ठंडी थीं। यहाँ आते समय मैंने सू फैमिली में वापस लौटने वाली सारी बातों की जांच करवाई। मिस सू, तुमने मेरे भाई की फीलिंग्स का इस्तेमाल किया, उसकी मेहनत को सीढ़ी बनाकर खुद ऊपर चढ़ती रही। सच कहूं तो तुमने हद ही कर दी। उसके अंदर कितना भी गुस्सा क्यों न हो, उसकी आवाज में फिर भी वही जन्मजात एलिगेंस और कंपोजर था। यही वजह थी कि सू लिंगियन उसके असली इरादे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। सूजी ने अपने सूजे हुए खून से सने होठों के साथ हाथ फैलाकर सू लिंगियन को अपने पीछे कर लिया। वह लड़खड़ाती आवाज में बोला, तुम क्या चाहती हो? अगर उसने लू यान का इस्तेमाल भी किया तो सबसे पहले लू यान ही मेरी बहन के पास आया था। यकीन नहीं है तो उसी से पूछ लो। ये कहते हुए उसने उंगली मेरी तरफ कर दी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। शिया वानिंग ने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। वह बस शांत आवाज में आगे बोली, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मेरा भाई समय रहते होश में आ गया था। तुम लोगों ने उससे जो कुछ भी लिया था वो सब पहले ही पूरा वापस किया जा चुका है। मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं कि आवारा कुत्तों का आखिर तक पीछा करती फिरूं। शिया वानिंग की बात सुनकर सू लिंगियन और उसका भाई दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल शिया वानिंग ने ठंडी आवाज में आगे कहा, हालांकि अगर तुम सू फैमिली में वापस लौटने का सपना देख रही हो तो उसे भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते हुए उसने चुपचाप खड़े सोंग हायन की तरफ नजर डाली। अगर तुम सोंग फैमिली में शादी करना चाहती हो तो कर लो, बशर्ते सोंग फैमिली का हेड इसके लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, तुम सोंग फैमिली की बहू बनने से पहले ही शिया फैमिली अपनी पूरी ताकत सोंग फैमिली के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इंपीरियल कैपिटल से सोंग फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। उसके बाद देखेंगे स्यू फैमिली का हेड तुम्हें अब भी अपनी बेटी मानता है या नहीं। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने एक साथ ठंडी सांस खींची। सोंग हायन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से वार कर दिया हो। हालांकि शिया वानिंग ये बातें सू लिंगियन से कह रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह समझ गया था कि ये चेतावनी उतनी ही उसके लिए भी थी। अगर उसने सू लिंगियन से दूरी बना ली तो शायद सोंग फैमिली बच सकती थी, लेकिन अगर उसने उसे अपनाया तो सोंग फैमिली का अंत तय था। इधर सू सिबलिंग पूरी तरह सुन्न रह गए। शिया वानिंग ने उनके सू फैमिली में वापस लौटने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। इतना कहने के बाद उसने वहां मौजूद किसी भी इंसान के रिएक्शन की परवाह नहीं की। वह सीधे मेरी तरफ मुड़ी और बिना झिझक अपना हाथ मेरी बांह में डालकर खड़ी हो गई।